तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो और लिखो, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा जितना आप फीडबैक पे वर्क करते जाओगे। ठीक है, वो प्रोसेस है। ठीक, सेम गोज फॉर ऐसे। ऐसे में शुरुआत में सबको दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आई थी। एवरीवन फेस टफ चैलेंज, ऐसे कैसे लिखें। अब ऐसे में लोगों को क्या दिक्कत आती है, सर जब हम ऐसे पढ़ते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम डायमेंशन क्या बनाएं। चलो अब डायमेंशन समझ आ गया, पर उसके अंदर पॉइंट क्या लिखे, कंटेंट क्या लिखे, हमें यही समझ नहीं आ रहा क्या लिखें। तो काफी सारे इशू आते हैं। जो ऐसे का टॉपिक होता है, सी ऐसे, अब ऐसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ऐसे में फर्क होता है। क्या फर्क है, कोई बताएगा? पीयूष? सर वर्ड लिमिट कम होती है, तो वर्ड वर्ड लिमिट, लिमिट कम हो ऐसे गई तो हमें काफी सर कंसाइज्ड भी लिखना पड़ेगा हमें, बहुत ज्यादा थोड़ा अपना रूरल टच भी हमें ऐड करना पड़ेगा अपने आंसर में, ठीक है। और लाइक स्टेट वाले पॉइंट्स। और टॉपिक वाइज? टॉपिक वाइज भी बहुत ज्यादा टाइम, जैसे अब मैंने ऐसे लिखा है इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इसमें। तो अर्लियर मैं यूपीएससी के जब मैं ऐसे लिखता था तो मैं मोस्टली 4 to 5 क्वेश्चन रेज करता था, मतलब कि इंटरलिंकिंग पैरा में। इसमें मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन रेज किए, फिर उनके आंसर दिए, फिर उनके मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव और बाकी सारी चीजें की, तो वो ऑलरेडी 6 to 7 पेजेस में हो गया, मतलब 700 वर्ड के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मतलब कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए, और मतलब कि और जो भी मुझे कहना है तो आई हैव टू जस्ट बी इन प्रिसाइज्ड वे। बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, सबरीना पूछा कि पहले आंसर, जो मैं क्लास में आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाता हूँ। उसके अलावा जितने पीवाईक्यूज रह जाते हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है सबरीन, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मैं टाइम लिमिट की वजह से 4 to 5 ही करवा पाता हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इसलिए मैं कहता हूँ फालतू कोचिंग में मत जाओ। कोचिंग वाले क्लेम करते हैं हम 25 टेस्ट सीरीज देंगे, 30 देंगे, 40 देंगे, और आप ले लेते हो, आप एक भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट 2 टेस्ट सीरीज से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता उनकी, बस वो शुरू शुरू में ले लेते हैं फोमो की वजह से। सो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो एज मच एज पॉसिबल, जितने ज्यादा कर पाओ। ठीक, अब मैं डिफरेंस क्या होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के ऐसे में, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस सुन लो, क्योंकि आप में से काफी लोग यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, जो यूपीएससी का ऐसे होता है ना, वो 1200 नंबर का होता है। प्लस इसमें क्या होता है, जितने भी अब यूपीएससी में टॉपिक आ रहे हैं सारे फिलोसफिकल टॉपिक आ रहे हैं। यूपीएससी में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सब फिलोसफिकल टॉपिक आ रहे हैं। जितने भी आप 2025 का पेपर उठाओ, सारे बिल्कुल फिलोसफिकल कोटेशन पे टॉपिक थे। आपको आंसर लिखना टफ हो जाएगा। यूपीएससी के ऐसे कभी और डिस्कस करना होगा, कभी और डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का कैसे ऐसे कैसे लिखा जाता है। सो यूपीएससी का ऐसे और यूपी पीसीएस का ऐसे, दोनों में फर्क है। क्योंकि जो यूपी पीसीएस में टॉपिक आते हैं वो जीएस वाले आते हैं। आप कोई भी टॉपिक उठा के देखो, एक आध बाई चांस वो हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक जीएस वाले आते हैं। अब फॉर एग्जांपल यही टॉपिक है, इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। ये भी सॉर्ट ऑफ जीएस का ही है कि हम न्यू वुमेन को मानते हैं कि जो नई वुमेन है, अर्बनाइज्ड वुमेन है, अपॉर्चुनिटीज मिली है, उसको आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है कि नहीं मिली, फिर आपको गवर्नमेंट स्कीम देनी है, फिर आपको सजेशन देना है। सो जितने भी यूपी पीसीएस में टॉपिक आते हैं, ऑलमोस्ट 95% ऑफ देम सारे जीएस टॉपिक होते हैं। पर जो यूपीएससी में टॉपिक आते हैं वो कोटेशन बेस्ड होते हैं। अब इन्हीं टॉपिक की वजह से आपका लिखना भी अलग हो जाएगा। जब आप यूपीएससी के ऐसे लिखोगे 1200 पेज में, उसमें एनालिटिकल ज्यादा होगा, उसमें सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, बहुत सारे डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। क्योंकि जो टॉपिक होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपीएससी के एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 टॉपिक आते हैं, उनमें से 2 करने होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए कि आप वो कोटेशन बेस्ड ऐसे लिखोगे या जीएस का टॉपिक आ रहा है एजुकेशन हेल्थ, वो ऐसे लिखोगे, आप कौन सा चूज करोगे? कौन सा पीयूष, कौन सा चूज करना पसंद करेगा? यूपीएससी का पेपर है, और अगर एक जगह है कोटेशन बेस्ड टॉपिक, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये टॉपिक आया, और एक जगह आ रहा है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, कौन सा चूज करेगा लिखना? तो फर्स्ट वाला ही सर, फर्स्ट वाला ही ऑब्वियसली। कोटेशन वाला? कोटेशन वाला सर, यस सर। अ मैन एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ऐसे इस टाइप के। जी सर, यस सर, इस टाइप के ही। अ, इनको ब्रेक के लिए टफ होते हैं, बट इनका एक बार सेंस समझ में आ जाए तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। हेल्थ और जो जब जीएस वाले से सेकंड टॉपिक है, हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर उसी कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा डायमेंशन ब्रॉड करने का वो नहीं रहेगा, पर्सपेक्टिव हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा नैरो रखना पड़ेगा, और हमें उस वे में ही लिखने पड़ेगा। 1200 वर्ड लिखना इट्स टू टफ एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को लेकर के। बल्कि जब वो जो कोट्स में हम लिखते हैं, हमारा डायमेंशन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, तो हम थोड़ा इधर उधर भी होकर के, पर इन द एंड मतलब बिफोर वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन हम ऑलमोस्ट टच कर लेते हैं उसकी डिमांड को। तो कोड आई विल प्रेफर वन। प्रशांत, राजेश, कौन सा टॉपिक चूज करोगे, जीएस या कोड जीएस। बेस्ड?
जीएस। सर जीएस होगा, कोई जीएस होगा जीएस सर। का सर। और कोई है जो जीएस का नहीं चूज करेगा, कोटेशन वाला करेगा पीयूष के अलावा? जीएस, राघव जीएस। देखो, अब ना ये लकीली यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हो, अगर मैं होता या फिर मेरे जितने भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, कोटेशन में ज्यादा नैरो होता है, समझ नहीं आता पॉइंट। श्रेया उल्टा होता है, जो पीयूष ने बोला वो बात सही है। अगर मैं, मेरे जितने भी यूपीएससी स्टूडेंट है, मैं सबको यूपीएससी स्टूडेंट को किसी को भी जीएस का टॉपिक नहीं लिखने देता हूँ यूपीएससी के पेपर में। उन सबसे बोलता हूँ कि आप सबको कोटेशन बेस्ड टॉपिक पर ही ऐसे लिखना है। अपने जितने भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं मैं से किसी को जीएस का टॉपिक नहीं लिखने देता हूँ। मैं उनको स्पेसिफिकली बोलता हूँ अगर एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर, क्लाइमेट चेंज, एआई पे क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, उस पर आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आपको जो कोटेशन आएंगे उन पे आंसर लिखना है। अब काफी लोग कंफ्यूज हुए होंगे सब जीएस पे लिखेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पीयूष ने जो बात बोली वो सही बोली कि जो जीएस वाला टॉपिक आता है ना, जीएस वाले जो एस्से आते हैं, उसमें एक लिमिट होती है कि आप कितना लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप उसका जैसे वुमेन पे आए, हेल्थ पे आए, तो आप क्या ही लिख लोगे कि हेल्थ में क्या क्या अच्छाई चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं, क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या हमें करना चाहिए। इस टाइप की आप चीजें लिख सकते हो, ठीक। पर जो कोटेशन बेस्ड एस्से आते हैं उसमें बहुत सारी चीज लिख सकते हो, एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीजें। एजुकेशन और हेल्थ वाला है, उसमें आप मल्टीपल डायमेंशन नहीं लिख सकते, उसमें बस पॉजिटिव, नेगेटिव, गवर्नमेंट सजेशन, वे फॉरवर्ड, यही आ सकता है, जो कि यूपीपीसीएस में करना पड़ेगा। पर जो कोटेशन बेस्ड टॉपिक आते हैं यूपीएससी वाले, उसमें आप जो टॉपिक आए, एन एग्जाम लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, तो सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, एनवायरमेंटल में क्या क्या इंपैक्ट होता है, अनएग्जामिन्ड लाइफ वर्थ लिविंग क्यों नहीं होती, कैसे होती है, कैसे हम कर सकते हैं, तो वो आप पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हो। उसमें 1200 वर्ड्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। पर ये स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस में 700 वर्ड्स के ऐसे क्यों आते हैं, उसमें 700 वर्ड्स के ऐसे इसलिए आते हैं क्योंकि यूपीपीसीएस में जीएस वाले टॉपिक होते हैं, और जीएस वाले टॉपिक जैसा कि पीयूष ने बोला है एक लिमिट तक ही हम उसका आंसर लिख सकते हैं। आप एजुकेशन पे क्या 1200 वर्ड्स का लिख सकते हो? पॉसिबल है? 12 पेज लिखना, 11 पेज लिखना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ना। तो अब पॉसिबल सिर्फ जो यूपीपीसीएस के टॉपिक आते हैं वो जीएस वाले आते हैं ऑलमोस्ट सारे, इसलिए उस पर 700 वर्ड्स तक ही हम लिख सकते हैं, एक लिमिट तक ही हम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। तो ये लकी है आप लोगों के लिए, बट जो भी यूपीएससी में जाना चाहे वो कोटेशन बेस्ड और एक्सप्लोर करे। तो यूपीपीसीएस में हम एक लिमिट तक ही रखेंगे, जो आप ऐसे लिखोगे उस ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा। इसमें फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट कम होंगे, यूपीएससी में ज्यादा होते हैं, पर इसमें आपको जीएस वाले आर्ग्यूमेंट ज्यादा देने हैं, ठीक है। जीएस वाले आर्ग्यूमेंट क्या, कोई भी टॉपिक आए उसका आप फेवर में लिखो, उसके अगेंस्ट में लिखो, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो लिखो, और वे फॉरवर्ड लिखो। मोस्टली ये चीज होती है, इंट्रोडक्शन, फेवर में बात, अगेंस्ट में बात, गवर्नमेंट सजेशन, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, वे फॉरवर्ड, कंफ्यूजन। क्योंकि जीएस टाइप के टॉपिक होते हैं, इसमें एक यही लिमिट होती है। इसलिए मैं अपने यूपीएससी वालों को बोलता हूँ कि आप जीएस वाले टॉपिक मत लो, कोटेशन वाले लो। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं यूपीपीसीएस में जिसमें फिलोसफिकल ऐसे टॉपिक होते हैं, उसमें आप अलग अलग डायमेंशन कवर कर सकते हो। पर आपको ये याद रखना है, जब आप यूपीपीसीएस का ऐसे अभी लिख रहे हो जो हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आप जितनी ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम दोगे, जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन दोगे, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक। आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव लिखने, पॉजिटिव, नेगेटिव, सजेशन, वे फॉरवर्ड, पर इन सारे डायमेंशन में आप जितनी ज्यादा रिपोर्ट लिखोगे। हमने मंथन 1 सेशन लिया था आंसर राइटिंग का, उसमें मैंने क्या क्या बताया था कि आपकी आंसर में क्या क्या होना चाहिए, करंट अफेयर, करंट रिलेटेड, गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है, रिपोर्ट क्या है, जजमेंट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो सारी चीज होनी चाहिए आपके ऐसे में। यूपीपीसीएस का हम जो ऐसे लिखेंगे, पूरा अलग अलग डायमेंशन होना चाहिए। हम जितने ज्यादा आप ऐसे डिस्कस करेंगे वो धीरे धीरे आप इंटरनलाइज कर लोगे, फिर आप लिख पाओगे। शुरू शुरू में टेंशन मत लेना कि हम सर नहीं लिख पा रहे, डायमेंशन नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको दूंगा, एग्जांपल्स का मेरा कंपाइलेशन है, आई विल शेयर यू द कंपाइलेशन। डेटा वगैरह का वैल्यू एडिशन दूंगा तो आप इजीली कोड कर पाओगे। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, जो जो मेरे पास मैंने अपनी तैयारी में डेटा वगैरह का यूज किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टेंशन ना लो कि इसमें मैं बहुत सारा डेटा यूज करा है, रिपोर्ट यूज करिए, वो आई विल शेयर विद यू। आपको ये सारी चीज अपने ऐसे में रेप्लीकेट करनी है। यूपीपीसीएस में आपको फायदा क्या होने वाला है, आप जो जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी चीज को आपको इंटरेस्टिंग और बड़े एक्सपेंडेड वे में ऐसे में लिखना है, ठीक है। तो हम जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कैसे लिखना है, वो हैबिट डेवलप होती जाएगी। पर मेक श्योर कि जो आपका एसए है यूपीपीसीएस में वो जीएस जैसा होगा, पर ये जीएस का एक्सपेंडेड वर्जन होगा, प्रो जीएस होगा। इसमें आपको जितने ज्यादा एग्जाम्पल, डेटा, वैल्यू एडिशन, रिपोर्ट्स, इंडेक्स जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है। जैसे न्यू वुमेन है तो ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स है, उसमें रैंकिंग्स वगैरह बताओ कि इंडिया में न्यू वुमेन की बात करते हैं, पर क्या इंडिया में एक्चुअल में न्यू वुमेन हुई है? आज के टाइम में हम बता रहे हैं कि फाल्गुनी नायर है, उसने कितने बिलियन डॉलर की नायिका बना ली।
तो हर जगह मैं आपको पॉजिटिव आर्गुमेंट दूंगा न्यू वुमेन के, बहुत सारे आर्गुमेंट दे सकता हूँ न्यू वुमेन में कि वुमेन ने कितना कुछ क्या क्या अचीव कर लिया है। ठीक है, वुमेन हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। इंडिया वाज अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जहां पर वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। आई थिंक इसराइल के बाद, इसराइल की फर्स्ट थी, फिर इंडिया की बनी थी, या फिर शायद श्रीलंका की थी। तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी इंडिया जहां पर वुमेन थी। उसके बाद आप बता सकते हो फाल्गुनी नायर, बहुत सारे न्यू वुमेन के एग्जाम्पल है। ठीक, पर साथ साथ आप ये भी बताओगे कि न्यू वुमेन के बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है। आज भी न्यू वुमेन है, उन्हें हर जगह ग्लास सीलिंग, पिंक कॉलर जॉब, जितने भी आप कीवर्ड यूज करते हो वो कीवर्ड यूज करो। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल ये सारे एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल दो ऑपरेशन सिंदूर के। सो दोनों पर्सपेक्टिव में लिखा है। न्यू वुमेन के फेवर में यस न्यू वुमेन है, नो न्यू वुमेन नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सजेशन कि हम न्यू वुमेन कैसे लिख पाए। ठीक है, सो ये सारी चीज हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। मैं आपको वैल्यू एडिशन डेटा, कमेटी की रिपोर्ट और ये सारा पीएम मोदी के बाद वो सब शेयर करूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। बिफोर वी स्टार्ट, ये वाला टॉपिक है, मैं 1 2 मिनट 5 मिनट दे रहा हूं, जिसने नहीं लिखा, जिसने लिख लिया डायमेंशन दो, फिर मैं पूछूंगा कि आप इसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव डाल सकते थे। इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया आ मिथ, ये मिथ है, तो इसमें क्या क्या डायमेंशन आप डालोगे, क्या क्या पॉइंट्स डालोगे। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में अपने अपने रफ पॉइंट लिख लो, फिर हम ऐसे डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा। प्रशांत कुछ पूछना है? सर जो आपने भेजी थी पीडीएफ, उसमें ये वाला नहीं है ना? ये पुनः पहली वाली पीडीएफ में जिसमें क्वेश्चन डिस्कस करे थे हमने परसों, उसमें है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। उसमें लास्ट में है। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट्स बाद इसके डायमेंशन हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या हम लिख सकते थे। मैंने आपको सोसाइटी के नोट्स दिए हैं। सोसाइटी के नोट्स अगर मेरे किसी ने देखे होंगे, ठीक है, थोड़े बड़े हैं, 300 पेज, पर उसमें विमेन का ऑलमोस्ट 100 पेज का है। जिंदगी में उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना विमेन के ऊपर, सब चीजें उसमें, बहुत सब ज्यादा ब्रॉड है सर, वो बहुत ज्यादा, चीज़। वो उतना कवर भी नहीं हो पाएगा। हाँ उसमें तो आई थिंक कि सारे, मतलब कि अगर वो, मतलब कि इट वाज टू डायनामिक कि उसमें शायद यूपीएससी के और यूपीपीसी के सारे पीवाईक्यू आंसर है। हाँ, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। दैट इज गुड। इवन कि मैंने उसके पहले, हाँ, एम के यादव का जो कि वीपी वाला है, उसके नोट से मैंने पहले देखे थे, उन्होंने तो बहुत कंसाइज्ड है उनका। बट आपका तो मतलब कि पूरा वो माइंड मैप, मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही, बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा है, हाँ, तो इसमें उतना आपको सस्टेन भी नहीं हो पाएगा सर। उसमें शुरू शुरू में टाइम लगेगा, बट अगर आपने वो कर लिया, आप जिंदगी के सारे आंसर कर सकते हो सोसाइटी से, क्योंकि यूपीएससी में 100 नंबर का क्वेश्चन आता है सोसाइटी का। सेम गोस फॉर इसमें, क्योंकि ये एसए में बहुत सारे टॉपिक सोसाइटी के आएंगे ही आएंगे। हर साल सोसाइटी का 1 या 2 टॉपिक होगा ही होगा एसए में, और फिर जीएस में आता ही आता है। पर अगर आपने वुमेन के वो 100 पेजेस जो दिए थे वो पढ़ लिए होते, इसको आप भर भर के लिख देते। ठीक है, वो इतना कंटेंट था, 700 वर्ड आराम से उसमें फ्रेम कर लेते, उसमें डेटा, बेस्ट एग्जाम्पल, कोटेशन, सब चीजें, सब चीज। ठीक है, सो इसलिए वो दिया था, टाइम लगेगा, पर अगर वो कर लेते तो कवर हो जाता पूरा टॉपिक। टेक 2 मिनट्स, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पीयूष, क्या क्या इसके डायमेंशन लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब भी आप ऐसे स्टार्ट करो ना, जब भी ऐसे स्टार्ट करो, एनेक्डोट से स्टार्ट करना, कोई भी स्टोरी से। प्लीज जीएस की तरह डेफिनेशन से स्टार्ट मत करना। जब भी ऐसे की स्टार्टिंग हो, कोई भी एनेक्डोट से स्टार्ट करो। एनेक्डोट यानी स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग या तो रियल हो सकती है या आप अपने मन से बना सकते हो, पर स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है? स्टोरी टेलिंग इसलिए जरूरी है, एग्जामिनर को आप कनेक्ट कर रहे हो, इमोशनली कनेक्ट करना। सो इमोशनल कनेक्ट करना जरूरी है। इमोशनल कनेक्ट हम कैसे करते हैं? स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल, ये सबसे। ठीक, तो एनेक्डोट से स्टार्ट करना, चाहे वो रियल हो चाहे वो फेक हो, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग में, फिर आप अपने ऐसे ले जाओ जहां ले जाना चाहो। ठीक, सो क्या? सर इस टॉपिक को सर, मैंने जो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप जीती है विमेन क्रिकेट टीम, मैंने उससे बिगिन किया है, मतलब कि उसके एनेक्डोट से। ठीक और है, फिर उसके बाद मैंने क्या, ये गुड 3 एग्जांपल, क्वेश्चन रेज किए थे। सॉरी सर। अच्छा एग्जांपल, वो रिसेंट वर्ल्ड कप विमेन का लिया है, ओके बहुत सर। अच्छा है। हाँ सर, उससे बिगिन किया है, फिर उसको लिंक किया है कि ये कहते हैं, इफ द न्यू वुमेन इन इंडिया इज ट्रूली एग्जिस्टेड, तो टॉपिक, मीनिंग ऑफ एनेक्डोट न्यू वुमेन। जो एनेक्डोट लिया है विमेन का, एनेक्डोट, हाँ, यस सर, तो टॉपिक से। पहले तो एनेक्डोट से स्टार्ट के, एनेक्डोट जो है सर उस पर है, मतलब कि इंडियन क्रिकेट टीम पर। और उसके बाद फिर मैंने उनसे, मतलब कि मीनिंग ऑफ द न्यू वुमेन, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीन ऑफ न्यू वुमेन, and if ठीक the है, new women India truly existed. And the third one is the would her success still feels like a surprise. तो इन 3 क्वेश्चन के मैंने आंसर्स दिए हैं न्यू विमेन का अपने मीनिंग क्या आंसर है में। आपके अकॉर्डिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू विमेन? इसमें न्यू वुमेन इज ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, फ्री फ्रॉम पैट्रियार्कल कंस्ट्रेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, पॉलिटिकली अवेयर, सोशली मोबाइल। और फिर इन पे एग्जांपल्स के तौर पर क्या कहते हैं, मैंने जो ये हैं बायोकॉन की जो वो है सीईओ,
उनका एग्जाम्पल दिया है। किरण मजूमदार। और हाँ, और सिमिलरली क्या कहते हैं, इनका किरण बेदी का जो फर्स्ट आईपीएस थी, उनका एग्जाम्पल दिया है। ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया। वो और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ गया। मतलब व्हाई द इमेजिनेशन ऑफ न्यू इंडिया इज द रिमेन्स मिथ, परसिस्टेंस ऑफ पैट्रियार्कल माइंडसेट है, देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फिर वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। इनमें जो एनसीआरबी का डेटा है रिसेंटली, उसमें यूपी में ही मतलब कि क्राइम अगेंस्ट द वुमेन इज हायर इन ऑल इंडिया, तो ये डाला मैंने। एंड सोशल कंट्रोल, एंड थर्ड इज द कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियल वुमेन, जो रोमांटिसाइज किया जाता है पेट्रियार्की को, और उसके ऊपर है। फिर उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट्स में मैंने डाले हैं क्या कहते हैं, हायर फीमेल इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन है, और विमेन पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल, मतलब मैंने एक्चुअली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन 3 डायमेंशन डाला है। फिर स्पोर्ट्स एंड साइंस में डाल दिया है। ये 3 है। और लीगल फ्रेमवर्क में एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट, पोस्ट एक्ट और सक्सेशन राइट्स, इन तीनों को डाला है। पॉलिटिकली एम्पावरमेंट में क्या कहते हैं, जो विमेन पार्टिसिपेशन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। और जो रिसेंट लोकसभा है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते होते बढ़ गया है, ये लिखा है। और डिक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद, हाँ सर, इंक्रीज हो चुका है, ये मैंने लिखा है। नहीं, एंड 14% पे अटका हुआ है, नहीं हो रहा इंक्रीज। आई थिंक शायद 1% कम और हुआ है। 78 था पहले, 78 से अब 74। मैंने 78 वाला सर मेरे ध्यान में था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। तो वो कम हुआ है, एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, ये मिथ में लिखना था। मिथ। ठीक है, मैं इसको फैक्ट, तो इसको मैं इनकरेक्ट, मतलब इसको रेक्टिफाई करूंगा, तो फिर हाँ और फिर कंक्लूड कर दिया सर। ठीक वे है। फॉरवर्ड के लिए क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड के मतलब इसके बाद वे फॉरवर्ड है, स्ट्रेंथनिंग कैसे किया है, सेवा है, जो क्या कहते नेशनल हैं से वो सारे। गुजरात का मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल, और कुंभ श्री केरला का मॉडल जो है, ये डाला है। और गवर्नमेंट स्कीम में फॉर एजुकेशन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट, और ये डाला है स्टेम। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनका इसके बारे में डाला है। और सेफ्टी के लिए क्या कहते हैं, वन स्टॉप सेंटर फॉर सब गवर्नमेंट। सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस, एंड निर्भया फंड, गुड। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये है। और फिर सोशल और कल्चरल बैरियर तोड़ के लिए क्या कहते हैं, महिला समाख्या प्रोग्राम है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये डाला है। एंड पॉलिटिकल के लिए क्या कहते हैं, रिजर्व नारी शक्ति वंदन अभियान, पर जो एक अधिनियम आया है। याद रखना, आप काफी सारे एग्जाम्पल वगैरह डाल रहे हो, पर जब भी अपना आर्ग्यूमेंट पेश करो ना, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाएगा अगर हम ये करेंगे तो। मतलब जब भी आप अपना ऐसे फ्रेम करो, ये सारे आर्ग्यूमेंट जो डालो वो डालो, पर उसको ऐसे फ्रेम करना कि वो साथ साथ इमोशनल और एनालिटिकल लगे। हम डिस्कस करेंगे कैसे, पर जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो उस तरीके से फ्रेम करना कि वो ऐसे साथ में इमोशनल और एनालिटिकल लगे, वो मैकेनिकल डंपिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ना लगे। ठीक है, तो फ्रेम पॉइंट्स ऐसे रखना, तो इस चीज में बी केयरफुल। ठीक है। और तो वे फॉरवर्ड में तो मुझे खुद फील हो रहा था कि मतलब कि मैंने आई जस्ट डंप द इंटायर, मतलब कि हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो बिल्कुल वो मुझे भी मतलब कि मुझे एंड ऑफ द, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कंप्लीट कंटेन कैसे करूं, बिल्कुल यही तो मैंने मुझे लगा। कंक्लूड कर दिया। जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, जब आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे में डेटा वैल्यूएशन ये सब इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इमोशन है, इमोशन। एग्जामिनर ऐसे पढ़ के रोज आना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। बस एग्जामिनर ऐसे पढ़े, आपको दूसरी तीसरी चौथी कॉपी पढ़े, पर याद आपको एग्जामिनर को आपकी कॉपी किया है। ऐसा इमोशनल कर दो एग्जामिनर को। एग्जामिनर इमोशनल कैसे होता है, जब हम उसे कुछ पोइटिक एलिमेंट देते हैं या कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं। जैसे एक बहुत फेमस कोट है इंडिया के ऊपर ना, एवरीथिंग यू से अबाउट इंडिया द ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू, राइट। सो इस टाइप का ऐसे फ्रेम करना है, ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं कि उसमें डेटा वगैरह हो, पर वो पोएटिक एलिमेंट हो, कि कॉन्ट्रडिक्शन हो, एक सटायर हो। सटायर, जितने भी अच्छे ड्रामा होते हैं शेक्सपियर वगैरह के, सटायर होता है। सटायर यानी कि क्या, हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया। एक सर कटाक्ष। कटाक्ष होता है। तो कटाक्ष पढ़ने में सबको मजा आता है, हम सबको मजा आता है ना। सो जब आप ये सब डेटा वगैरह डाल रहे हो ना, कटाक्ष हो, इमोशन हो, पोएट्री हो, इन सब का एलिमेंट हो। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ डेटा वगैरह देने हैं, सारे डेटा जो भी पॉइंट्स दिए देने हैं, पर वो उस तरीके से देने हैं कि उसको कटाक्ष जैसा फील हो, पोएटिक जैसा फील हो, वो फील करवा कर देना है। ठीक, ओके इमोशन सर। के साथ। सिर्फ डाटा डम नहीं करना, इन्फॉर्मेशन डम नहीं करनी, इसमें बहुत मिल जाएगी। पर जब भी आप ऐसे लिखो, मेरे लिए इमोशन सबसे जरूरी है, कि जो भी आप फ्रेम करो उसको कटाक्ष, इमोशंस, स्टोरी टेलिंग के साथ, पोएटिक एलिमेंट में उसकी तरह फ्रेम करना है। समझे। और जब भी आपने ओके सर। फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में विमेन विक्ट्री का आपने एग्जांपल दे दिया कि वो न्यू विमेन का एग्जांपल है, राइट।
कि विमेन ने कल वर्ल्ड यस। कप जीता, न्यू वुमेन का एग्जांपल है। तो क्या आपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये डालोगे, ये भी डालोगे कि न्यू वुमेन, नहीं सर, एनेक्डोट है, कंप्लीट एनेक्डोट उसके हाफ बाद क्या पेज डाला? का। सिर्फ विमेन वाला डाल दिया कि विमेन वर्ल्ड कप जीत गई, सॉरी न्यू सर, वुमेन आ गई है। नहीं सर, इस तरह से नहीं है। मैं आपको सेंड कर दूंगा सर, आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर साथ में जब आप बहुत अच्छा एग्जांपल बोला पीयूष ने शुरू में, पर वो शायद थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। न्यू वुमेन में आप एग्जांपल दे सकते हो, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक। उसके बाद ये सिंबलाइज करता है अराइवल ऑफ न्यू वुमेन। बट अब इसको कटाक्ष कर दूं, बट जो रिसेंटली सेक्सुअल हरेसमेंट केसेस वुमेन के स्पोर्ट्स में राइज किए हैं, यू हैव सीन ब्रजभूषण केस, ब्रजभूषण का नाम मत लेना, ठीक है। आपने रिसेंटली देखा है कि वुमेन पे सेक्सुअल हरेसमेंट के कितने केसेस आए हैं, ठीक। कितनी जो स्पोर्ट्स बॉडी है वो सस्पेंड हुई है वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हेरेसमेंट में। वुमेन की जो वो होती है फंडिंग होती है उसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितनी होती है, कितनी पेट्रियार्की की वजह से वुमेन कितने सपने पूरे कर पाती हैं, दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम। आप उस मूवी का नाम दे दो दंगल का। जब आप इंडियन वुमेन वाला डाल रहे हो ये एग्जांपल हॉकी टीम वाला, साथ में आप दंगल का एग्जांपल दे सकते हो, उसमें वुमेन के स्पोर्ट्स में स्ट्रगल दिखाए गए हैं। अब ये जो एग्जांपल मैंने दिया कि वुमेन एक टाइम पे जीत गई हॉकी कप, वो सॉरी क्रिकेट वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत गई, ये न्यू वुमेन दिखाता है। बट आप जब एनेक्डोट दे रहे हो तो बट दूसरी चीज भी, दूसरी साइड भी लिखो कि बट दंगल जैसी मूवी में और हमने रियल लाइफ में देखा कितने सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस हैं एंड वुमेन हैव टू गो थ्रू हाउ मच पेट्रियार्की कंपेयर टू मैन। तो आप दोनों चीज दिखाओगे, दोनों चीज दिखाए ना, आपने कटाक्ष कर दिया, सटायर दिखा दिया कि हाँ आप बोल रहे हो कि न्यू वुमेन आ गई है बट वो मिथ है। आपको एनेक्डोट में मिथ भी दिखाना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल दे रहे हो पर उसका ऑपोजिट नहीं दिखा रहे हो तो आपका एनेक्डोट इनकम्प्लीट है, उसमें मिथ नहीं आया। और इस एसेंस का पार्ट क्या है? इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। न्यू वुमेन का मतलब क्या है इस ऐसे में? न्यू वुमेन वो है जो सोशली एम्पावर्ड है, जो राइज हो चुकी है, कैपेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग ले पा रही है, एम्पावर्ड वुमेन है। पर क्या आपको लग रहा है कि वुमेन एक्चुअल में एम्पावर है? नहीं, वो मिथ है। क्यों है? तो वो आपको एनेक्डोट में, उसमें जब आप इंट्रो में एनेक्डोट डाले उसमें आपको ये दोनों डायमेंशन दिखाने पड़ेंगे। ठीक, समझ आया? और कोई बताना चाहेगा जिसमें एडिशनल क्या डायमेंशन डाले हैं, कुछ और स्टोरी टेलिंग, वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ प्रशांत। तो सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। बिल्कुल, बताओ। सर मैंने पहले मतलब इंट्रो में ये लिखा है कि कंटिन्यू मतलब अ, देश आगे बढ़ता जा रहा है डेवलपमेंट की तरफ, लेकिन एक वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से चलता आ रहा है। फिर मैंने एक डायमेंशन लिखा है कि हम एंशियंट टाइम से पहले देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन कैसी रही है। हम्म, तो पहले मैंने उसको एंशियंट में लिखा है, फिर मैंने लिखा कि धीरे धीरे इम्प्रूव हुई, मेडिवल में आए। फिर मैंने लिखा कि वुमेन, जो न्यू वुमेन की कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, मतलब कैसे लोगों को लगने लगा कि न्यू वुमेन आ रहे हैं या हमें आगे होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल मतलब ये शायरा बानो वाला केस डाला था, फिर मीटू वाला डाला था जो हुआ था, ये फिर मिथ में आ वेस्टर्न। जाएगा कि वुमेन आगे बढ़ गई हैं, पर ये सारे केसेस हो रहे हैं, शायरा बानो, मी टू, हाँ हाँ। मिथ है। फिर मैंने लिखा था और मतलब अच्छे एग्जाम्पल। आगे बढ़ने के लिए, जैसे सोशल मीडिया का डाला था कि सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं, अपनी चीजों को आगे रख रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने डाला था कि मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी ये मिथ क्यों है कि हर जगह विमेन आगे आ रही हैं, उसके बावजूद ये झूठ लगता है। तो उससे मैंने ये डाला था कि ये पैट्रियार्कल जो थिंकिंग है, और पॉलिटिक्स में मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट अभी भी कम है। और जैसे उनका डुएल होता है कि घर का काम और बाहर का काम, उसका डाला। फिर मैंने वे फॉरवर्ड में डाला था कि गवर्नमेंट स्कीम क्या कर रही है, किस हिसाब से उनको आगे लाने की कोशिश कर रही है। फिर हम बस कैसे ये, इम्प्रूव कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम हाँ, क्या? कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ। गुड गुड। पर जो भी आप ऐसे लिखो, आप सबको याद रखना है इसमें कीवर्ड क्या है? मिथ। आपको हर जगह हम्म, बताना है कि आप न्यू वुमेन करते जा रहे हो, बहुत सारे एग्जांपल है न्यू वुमेन के, एम्पावर्ड वुमेन के, पर वो मिथ है। उसके पीछे एक हिडन सच्चाई है जो हम नोटिस नहीं करते हैं। हम अधिकतर आज भी हम लोग जितने भी बॉयज हैं स्पेशली इधर, सब लोग बोल देते हैं कि वुमेन की लाइफ ईजी होती है, उन्हें फेवर ज्यादा मिलते हैं हर चीज में, हर जगह। ठीक है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट सबके साथ ही होता है, इवन ये मैंने भी करा है आर्ग्यूमेंट। हम सब में से जितने भी लड़के हैं वो सब करते हैं कि वुमेन की लाइफ इजी होने ज्यादा कुछ करना नहीं होता, टफ टू गो, मैन पे करियर का ब्रेड अर्निंग का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक, तो ये हम बोल देते हैं न्यू वुमेन चले, पर उनको स्ट्रगल मेन से ज्यादा होता है। सेफ्टी, फॉर एग्जांपल मेरी अभी फ्रेंड के बेबी हुआ है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे व्हाट डू यू वांट, बेबी बॉय और बेबी गर्ल। तो आई वाज लाइक कि बेबी गर्ल इज अ चिल, उसमें इतना प्रेशर नहीं होगा करियर एक्सेट्रा वगैरह का। बट शी वाज लाइक कि नहीं, ये गलत बात है कि बेबी बॉय
कि लाइफ ज्यादा इजी होती है कंपेयर टू वुमेन, क्योंकि उनपे इतना सेफ्टी वगैरह का प्रेशर नहीं होता जितनी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन वगैरह होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये आर्ग्यूमेंट मेरा और जो मेरी फ्रेंड का हो रहा था वो यही चीज दिखाता है कि मुझे लगता था कि न्यू वुमेन फेवर वगैरह मिलता है, पर शी सेड कि नहीं, ये न्यू वुमेन वाली चीज मिथ है, ऐसा नहीं होता। जब बेबी गर्ल होती है ज्यादा पेरेंट्स को ज्यादा टेंशन होती है सेफ्टी और इन सब चीजों की। तो ये एसेंस को बताता है। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, क्या लिख सकते हैं, फिर वी विल डिस्कस कि हमने मैं कैसे लिखा जाना चाहिए इंटरेस्टिंग वे में। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? राघव, राजेश, अखिल, अलंकृता, सबरीन, प्रियंका। सर इसमें भी तो वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल मतलब जो वेरिएशन होती है वो भी दी जा सकती है ना, सोसाइटिकल जो है। जो भी आप वेरिएशन दोगे ना, मतलब तो साथ साथ वो पहली बात तो वो मैकेनिकल नहीं लगेगा। जब आप सोसाइटल इकोनॉमिक मैकेनिकल दे रहे हो तो वो जीएस का आंसर ज्यादा लगेगा, पोइटिक एलिमेंट नहीं आ पाएगा। पर अगर आप सोसाइटल अच्छा पॉलिटिकल दे रहे हो दो, पर उसमें वो मिथ वाली चीज हर जगह रिप्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे आप सोसाइटी का पॉइंट दे रहे हो तो सोसाइटी का पॉइंट दो, फेवर में न्यू वुमेन आ गई है, फिर उसका कॉन्ट्रोडिक्शन में दो। पॉलिटिकल का दे रहे हो तो बिल्कुल जैसे पॉलिटिक्स में दे सकते हो कि इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर वुमेन रह चुकी है, अभी जो हमारी वुमेन प्रेसिडेंट है। अब ये दो कि वुमेन पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, न्यू वुमेन आ गई है, हमारी जो प्रेसिडेंट है, दो वुमेन प्रेसिडेंट हो चुकी है जो अनप्रेसिडेंट है। और यूएसए में आज तक एक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई। तो आप बताओगे कि इंडिया में न्यू वुमेन आ गई है कि दो इंडिया की वुमेन प्रेसिडेंट है, सिर्फ 100 साल की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, पर यूएस की 250 ईयर्स की हिस्ट्री में एक भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई। तो आप तो बोलोगे सर ये तो सही बात है, न्यू वुमेन आ गई। पर कॉन्ट्रडिक्शन हटाया दो कि इंडिया में 14% वुमेन उल्टा कम हो गई, पहले शायद 78 थी, अब 74 डिक्रीज हो गया नंबर उसमें लोकसभा उसमें एमपीज का रिप्रेजेंटेशन, वुमेन एमपीज कम हुई है। और रही बात इसकी एमएलएस की, एमएलएस वुमेन तो और भी कम है, इट्स अराउंड आई थिंक लेस देन 10%। से 9%, एवरेज 9% है। कितना है? एवरेज 9% है। 9% है, एग्जैक्टली। ठीक, जबकि यही नंबर रवांडा में कितना है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, 60% है रवांडा की पार्लियामेंट में। आइसलैंड में जाओगे, आइसलैंड में 60% है विमेन पार्लियामेंट में। तो क्या इंडिया में न्यू वुमेन आ गई है? मिथ है कि नहीं है? तो आई हैव टोल्ड द मिथ। ये आपको सर तो समझ आया कि अकेले इफ यू वांट टू गो फॉर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, तो आपको हर जगह न्यू वुमेन और उसका कॉन्ट्रडिक्शन साथ में दिखाना है। जैसे मैंने पॉलिटिक्स में आपको दिखाया कि यूएस से कंपेयर करके मैंने दिखा दिया वाओ इंडिया में न्यू वुमेन वगैरह है, पर फिर मैंने साथ में वो दिखाया कि कितनी बड़ी आयरनी की बात है इंडिया में कि वुमेन पॉलिटिकली एम्पावर नहीं है। सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट आपने दिया पॉलिटिक्स में। लेकिन सर ये पूछना था, जैसे आपने ये बताया जब तब सर तब थोड़ा समझ में आया कि इसमें मतलब वो सैटारिकल वे में लिखना है कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलते रहने चाहिए, चाहे कंडीशन कोई भी आप बता रहे हो। ये हर ऐसे के लेकिन सर लिए इस ऐसे में, क्योंकि इसमें विमेन पॉजिटिव और साथ में हमें सटायरिकल मिथ भी लिखना है, इसलिए दोनों साथ चल रहे हैं। ये सर यही पूछना था कि सर इस चीज को कैसे डिकोड किया जाएगा, मतलब जो हमारे सामने कोई ऐसे का टॉपिक होगा तो सर हम उस समय मतलब एकदम से कि हाँ इसमें हमें दो तरीके से लेके चलना है या किस तरीके से। टेंशन ना लो, जब आप जितना ज्यादा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, हम काफी ऐसे डिस्कस करेंगे, जब हम ऐसे डिस्कस करेंगे तो आपको समझना आएगा कैसे करेंगे हम ऐसे। पर इस ऐसे में समझ आ गया कि हम क्यों साथ में ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा यस है, सर। इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन की बात करनी है, फिर आपको बताना है कि मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम सच मान रहे हैं वो सच नहीं है। मिथ का मतलब यही होता है, यस राइट, सर। कि सच मान रहे हैं वो यस सच सर। नहीं है। तो आपको ये अपने हर पॉइंट में दिखाना है कि पॉलिटिकल वुमेन का मैंने बताया कि वुमेन इतनी एम्पावर हो गई है। बिहार में 50% 50 से ज्यादा परसेंट वुमेन सरपंच है, रिजर्वेशन 33 पर 50% वुमेन में सरपंच है। पर क्या वुमेन एमएलए कितनी वुमेन एमएलए हैं? इट्स वेरी फ्यू, मतलब आई थिंक लेस देन 20% एमएलए वुमेन है। और 50% जो वुमेन है, आप कहोगे न्यू वुमेन आ गई, वाओ बिहार में इतनी एम्पावर है, तो आपको लगता है इसमें से कितनी वुमेन एक्चुअल में एम्पावर होंगी और कितनी सरपंच पति वाली होंगी? 50% की 50% सरपंच पति वाली होंगी। ठीक, तो वो यस सर। एम्पावर वुमेन नहीं है। न्यू वुमेन की बात करें वो मिथ है, मिथ दिखा दिया मैंने। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा, फिर वील स्टार्ट डिस्कसिंग। चलो वील डिस्कस कि कैसे में सटायरिकल। सी एक चीज याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी आपको यूपी पीसीएस के टॉपिक आएंगे ना, वो जीएस वाले आएंगे। तो हम सबका नेचुरली मन करेगा कि हम डेटा एग्जांपल सबसे बढ़ दें, पर आपको केयरफुल रहना है कि ये जीएस के टॉपिक होते हुए भी ऐसे जीएस जैसा नहीं लगना चाहिए। ऐसे में इमोशनल एलिमेंट, इमोशनल कनेक्ट दिखना चाहिए मेरे को, सटायर, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। साथ साथ जीएस जैसा डेटा डालो, जीएस जैसा एग्जाम्पल डालो, जीएस जैसे पॉइंट्स डालो, जीएस जैसे डायमेंशन डालो, सब डालो, पर वो एलिमेंट फील हो कि थॉटफुल, थॉट प्रोवोकिंग लगे कि हाँ मजा आया पढ़ने में, इमोशन वगैरह। ऐसा ना हो सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन से भर दिया, डाल दिया। बीच बीच में स्टोरी टेलिंग, सटायर एक कहने का तरीका होता है, ठीक, तो वो हमको सीखना है, वो हम डिस्कस करते करते सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, लिखो, गलती करो, बेटर होगा। चलो लेट्स सी कैसे लिख सकते हैं। इमेजिनेशन ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ। पहले हम एनेक्डोट डालेंगे। एनेक्डोट क्या?
एक एनेक्डोट था जो मैंने इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम में जैसे पीयूष ने बताया उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके डाल सकते हो, एक वो एनेक्डोट अच्छा हो सकता है, या फिर आप एनेक्डोट रियल लाइफ के भी डाल सकते हो जैसे पीयूष ने बताया वुमेन वाला, फिर उसको सिर्फ वुमेन क्रिकेट का नहीं डालेंगे, उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे, दंगल मूवी से वुमेन की कंडीशन स्पोर्ट्स में क्या है, ठीक। या दूसरा तरीका क्या है, आप इमेजिनरी भी डाल सकते हो, इमेजिनरी एनेक्डोट भी डाल सकते हो, दोनों एनेक्डोट डाल सकते हो। तो एक तो रियल लाइफ का पीयूष ने जैसे बताया वो पूरा डालना, मिथ वाली चीज भी शो करनी है एनेक्डोट में। एक आप इमेजिनरी डाल सकते हो, इमेजिनरी कैसे, इन द डेजलिंग स्पॉटलाइट ऑफ इंडियाज न्यू एज मीडिया, ठीक है, इंडिया की न्यू एज मीडिया आई है, अ पावरफुल एंड एस्पिरेशनल फिगर हैज बीन केयरफुली क्राफ्टेड। न्यू वुमेन, जितनी भी हमारी मीडिया वगैरह है वो सब न्यू वुमेन की ही इमेज दिखाती है, कैसी, वी सी हर ऑन अ स्क्रीन कॉन्फिडेंटली ड्राइविंग एन एसयूवी थ्रू मुंबई ट्रैफिक। न्यू वुमेन, जब आप, ये मैंने स्टोरी टेलिंग क्यों डालना, जब मैं ये डालता हूँ आप सबके दिमाग में जैसे जैसे बोल रहा हूँ इमेजिनेशन बन रही होगी कि मुंबई के ट्रैफिक में वुमेन एसयूवी चला रही है, फॉर्च्यूनर चला रही है। न्यू वुमेन की इमेज यही है, क्योंकि इमेजिनेशन बोला है ना, कीवर्ड 3 है, इमेजिनेशन, न्यू वुमेन, अमित, 3 कीवर्ड है, तो तीनों को एड्रेस करना है। सो आप इमेजिन वुमेन को यही करते हो कि वुमेन कॉन्फिडेंटली उसमें आ रही है, पलकी शर्मा उपाध्याय, मीडिया जितना भी आप देखोगे, अंजनी ओम कश्यप, वुमेन हर उसमें मीडिया में, जितने भी काफी न्यूज चैनल खोलोगे वुमेन वुमेन। फिर वुमेन आपके दिमाग में आते हैं, आप ट्रैफिक में जाओगे मुंबई वगैरह में, उसमें जितनी भी अधिकतर ट्रैफिक ड्राइवर मिलेंगे उसमें वुमेन काफी मिल जाएंगी। हेल्मिंग अ कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स और चूजिंग अ पार्टनर ऑन डेटिंग एप्स। हम हर जगह सोचते हैं कि वुमेन का इतना प्रेजेंटेशन बढ़ गया है, तो ये हमारी इमेजिनेशन होती है। शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, न्यू वुमेन की पूरी इमेजिनरी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। डिजिटल सेवी एंड सोशली असर्टिव, पावरफुल, डोमिनेंट वुमेन। दिस इमेजिनेशन हाउएवर, ये सब मैंने इमेजिनेशन बता दी कि ऐसा सब इमेजिन करते हैं हम रियल लाइफ में, वुमेन को हम सब ऐसा ही सोचते हैं। दिस इमेजिनेशन हाउएवर इज लार्जली अ मिथ, ये सिर्फ एक मिथ है, ये सच्चाई नहीं है जो हम इमेजिन करते हैं। मैं भी ऐसा ही इमेजिन करता था जब मेरी फ्रेंड से मेरा वो आर्ग्यूमेंट हो रहा था। फॉर द वास्ट मेजोरिटी दिस न्यू वुमेन इज अ डिस्टेंट मिराज, ये एक सपना है। ये जो रियलिटी मैंने बताई ना, ये इंडिया की सिर्फ 1% वुमेन की बात है, 99% वुमेन की कंडीशन अभी भी बहुत पुअर है। इट इज अ डिस्टेंट मिराज, अ फ्लैटरिंग बट डिसेप्टिव कंफर्ट, ये एक सच्चाई नहीं है, डिसेप्टिव एक धोखा है। दैट mask the stark reality revealed by hard data and persistent weight of tradition। women, अभी अगर आप डेटा देखोगे women का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, डेटा कोई भी डेटा देखोगे, कितने एनसीआरबी में क्राइम होते हैं, डाउरी हरेसमेंट होता है वगैरह वगैरह, या फिर आप ट्रेडिशन देखोगे, women जितने भी ट्रेडिशन होते हैं उसमें कभी भी मैन सफर नहीं करते, जितने भी ओल्ड ट्रेडिशन है उसमें women सफर करती हैं। तो ट्रेडिशन देखोगे, डेटा देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो आपने इमेजिनेशन की है ना हमने, ये सारी, ये सब सच्चाई नहीं है, ये मिथ है, ठीक। अब मैं आ रहा हूं बॉडी पे, कि अब मैं बॉडी में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मिथ है। द मोस्ट ग्लेयरिंग फ्लॉ इन दिस मिथ इज इट्स प्रोफाउंड क्लास और अर्बन बाइस। जब हम न्यू वुमेन की बात करते हैं ना, न्यू वुमेन की आप बाइसनेस के, आप सिर्फ न्यू वुमेन को इमेजिन करते हो अर्बन सेटिंग में। जब आप रूरल सेटिंग में जाओगे तब आपको पता चलेगा कोई न्यू वुमेन नहीं है, अभी भी वुमेन एग्जिस्ट वो करती हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुंबई महाराष्ट्र में एक गांव है, वहां पर एक आदमी 3-4 लेडीज से शादी करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पानी नहीं आता घरों में, तो उन ज्यादा लेडीज से शादी करते हैं, तो वो ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल करके ज्यादा घर में पानी ला पाती है। सिर्फ पानी लाने की वजह से वो मल्टीपल विमेन से शादी करनी पड़ती है उधर उस विलेज में, सर महाराष्ट्र के। सर इसी पे एक स्टोरी भी पड़ी थी सर, राजस्थान में। सर मतलब एकदम मारुस्थल वाला जो इलाका है सर, उधर तो सर एक गांव में शादी सर ये देख के दी जाती है कि आप उनकी बेटी को पानी पिला सकते हो कि नहीं पिला सकते हो। एग्जैक्टली और उस चीज में विमेन की काफी पानी लाती हैं, वॉशरूम नहीं होते हैं, रूरल सेटिंग में कितने विमेन के रेप होते हैं, वायलेंस होता है। सो जो आपने न्यू विमेन की इमेजिनेशन जो बना रखी है ना, ये अर्बन बाइस है, अर्बन एरिया में आप बोलते हो, ठीक है। क्योंकि हम न्यू विमेन, हम क्यों सोचते हैं कि विमेन एम्पायर है, इतना प्रेशर नहीं है, चिल कर रही है, जॉब कर रही है, असर्टिव हो गई है, फेक डाउरी हरेसमेंट केस लगा रही है, क्यों? क्योंकि आप अर्बन वुमेन की बात करते हो। रूरल वुमेन में कौन सी वुमेन आपको लगता है, कितनी वुमेन असर्टिव होंगी जो फेक केसेस लगाती हैं और ये सब होंगी? तो आप जो मिथ इमेजिन कर रहे हो ना, ये आपका क्लास बाइस और अर्बन बाइस है, कि अपर कास्ट, जो आप अपर कास्ट की वुमेन होती है, सी वुमेन ना इंटर डायमेंशन कैटेगरी है, वुमेन एक कैटेगरी नहीं है। जो वुमेन होती है वो बहुत टाइप में वो होती है, क्लासिफाइड होती है। जैसे कि सिंगल वुमेन होती है, रीजनल मैटर में वुमेन होती है, जैसे नॉर्थ वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होगा कंपेयर टू साउथ, दलित वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होगा कंपेयर टू ब्राह्मण वुमेन, ठीक। मुस्लिम वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होगा कंपेयर टू हिंदू वुमेन, स्ट्रेट वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होगा कंपेयर टू लेस्बियन वुमेन। सो जितनी भी वुमेन है उन सबके एक्सपीरियंस अलग है, पर आप सारी वुमेन को एक नजरिए से देखते हो। हम सब अर्बन एरिया, अधिकतर हम लोग अर्बन एरिया से, काफी लोग, ठीक। तो हमारा, हम जो इमेजिन करते हैं ना वुमेन के बारे में, जो जैसे मैं अपनी फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, तो हमारी थिंकिंग इमेजिनेशन कहाँ से डेवलप होती है? क्योंकि हम अर्बन सेटिंग में रह रहे हैं, तो हम आसपास वाली चीजें देखते हैं।
पर ये रियलिटी बहुत कम परसेंट की है, 99% चीजें हम इग्नोर करते हैं। तो ये लिखा कि अर्बन बाइस, और हम जो क्लास और अर्बन बाइस है उसकी वजह से हम न्यू वुमेन की बात करते हैं। द सेलिब्रेटेड न्यू वुमेन इज अ रेसिडेंट ऑफ अ टियर 1 सिटी, जो हम न्यू वुमेन की बात कर रहे हैं, while over 65% of India resides in its villages। यहाँ की बात करो, यहाँ की वुमेन आप मिस कर रहे हो। The data shatters the illusion of widespread economic liberation according to periodic labor force survey। डेटा डालना, रिपोर्ट डालना। India's female labor force participation rate has hovered around dismally low 37% से कम women का labor force participation है। जेंडर पे गैप देखोगे, अनपेड जो लेबर होती है 85% वुमेन अनपेड लेबर करती हैं कंपेयर टू मेन, जो कि ज्यादा नहीं करते, 15 to 20% ही करते हैं मैन कंपेयर टू वुमेन। अनपेड लेबर सारी वुमेन करती हैं। सो क्या वुमेन एक्चुअल में न्यू वुमेन हुई है? क्या वुमेन एक्चुअल में एम्पावर्ड है? तो ये सब डेटा दो, ठीक है। लेबर फोर्स कम है। फॉर एवरी वन फाल्गुनी नायर, जो हम फाल्गुनी नायर की बात करते हैं कि वुमेन आ गई, बिल्डिंग अ $1 billion एम्पायर, देयर आर मिलियंस ऑफ वुमेन whose economic contribution remains invisible, trapped in unpaid domestic labor। ये लिखो डोमेस्टिक लेबर, डेटा भी दे सकते हो जो मैंने आपको डेटा दिया, और द प्रिकेरियस इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में स्टक है, जिसमें कंडीशन, सेफ्टी कंडीशन नहीं होती, यू नो कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। मैं एक और रील देख रहा था, आई फॉरगॉट द रील, उसमें था कि सेम जॉब के लिए मैन और वुमेन दोनों लगे हुए हैं, मैन को उस चीज के लिए पर आवर का 200 रुपए मिलता है, और सेम चीज वुमेन को, हैंडलूम का देख रहा था मैं, बिहार का वो सीरीज देख रहा था मैं, तो उसमें हैंडलूम का आ रहा था, सेम चीज मैन वुमेन कर रहे हैं, मैन को उस चीज काम का 200 रुपए मिलता है, सॉरी वुमेन को 200 मिलता है, मैन को 400 मिलता है, सेम काम, मैन वुमेन दोनों डिट्टो काम कर रहे हैं, पर वुमेन को कम मिल रहा है, इनफॉर्मल सेटिंग है इसलिए, ठीक है। तो ये न्यू वुमेन कहाँ है? न्यू वुमेन trapped in unpaid domestic work or the informal setting। The Oxfam time to care report, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ वैल्यू एडिशन हो जाए, it starkly quantifies this, finding that unpaid जो women work done by women in India is worth trillions of rupees annually, a silent subsidy to the national economy that myth conveniently ignores। जो myth बना रखा है women न्यू women है, वो women का जो unpaid work होता है ना, जो trillions of rupees का होता है, क्या आपकी GDP में unpaid women का work होता है वो काउंट होता है? नहीं होता। इतना सारा जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है हाउस हेल्प वगैरह की जगह, वो सारा काम करती हैं, वो सब काउंट नहीं होता है। तो आप वुमेन का जो हाउस होल्ड का बर्डन है वो सब इग्नोर कर रहे हो। इवन फॉर द अर्बन, अभी तक हमने बताया कि जो भी आपका मिथ है वो अर्बन बाय से आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि इवन फॉर अर्बन एरियाज, जो एजुकेटेड वुमेन है ना, हु सीमिंगली फिट्स द मोल्ड, हर न्यू लाइफ ऑफन फील्स लाइक बीइंग क्रश्ड इनटू द 2 माइलस्टोन, ठीक है। जैसे कबीर का दुआ मैंने इधर लिख दिया, चलती चाकी देख के दिया कबीर रोए, दो पतन के बीच में साबित बचाना कोई। इसका मतलब क्या है कि जैसे अर्बन एरियाज में बात कर रहे हो, तो अर्बन एरियाज में वुमेन की कंडीशन भी अच्छी नहीं है, वुमेन दो चीजों के बीच में फंस गई हैं, उनका करियर भी है, वुमेन को अपना करियर भी करना है, ठीक, पर साथ में उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैन कोई अपना घर नहीं संभालता है, वुमेन पे दोनों बर्डन आते हैं। मतलब आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स। हाँ आयुष। सर वो साबित नहीं होगा सर, सर वो साबुत होगा। अच्छा अच्छा साबुत बच्चे ना कोई, हाँ ठीक है, जी जी उसमें वो ओके फॉल्ट, साबित बच्चे ना कोई। अब जो विमेन होती है ना, उसमें अर्बन एरियाज में भी क्या बर्डन होता है, यूपी पीसीएस में ही सफल स्टूडेंट में आई हैड वन स्टूडेंट, शी वाज 40 ईयर ओल्ड, उनका लास्ट यूपी पीसीएस का टाइम था, शी वाज 40 ईयर ओल्ड, ठीक। और उनपे कितना प्रेशर है, उनपे फैमिली का प्रेशर भी है, इसलिए वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाई, पर उनमें डेडिकेशन भी है कि मुझे क्लियर करना है एग्जाम। अभी भी उनका मेरे पास मैसेज आया था, फोन आया था कि सर मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ यूपी की, अगर मैं प्रोफेसर बन गई यूपी में गवर्नमेंट के एग्जाम से, तो मुझे 5 साल का अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 5 ईयर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यूपी पीसीएस के लिए। तो वो उनकी तैयारी में लगी हुई है, पर उन पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, चाइल्ड रियरिंग की और फैमिली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनु कुमारी जो और जिनकी रैंक आई थी आईएएस में, उन्होंने फैमिली से अलग रहकर उन्हें वो हार्डवर्क करना पड़ा, अपने बच्चे से दूर रहकर हार्डवर्क करना पड़ा, कितनी मुश्किल रहा होगा। तो जो विमेन है ना अर्बन एरियाज में, जो आप न्यू विमेन बोल रहे हो कि विमेन पावरफुल हो गई, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई आज के टाइम में, तो वो विमेन भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं अपने करियर में, प्लस अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मेरी एक स्टूडेंट है उनका, ठीक। तो शी इज कॉट बिटवीन द ग्राइंडिंग स्टोन ऑफ मॉडर्न करियर एम्बिशन, अब विमेन का भी एम्बिशन हो गया है, प्लस साथ साथ उनका हैवी स्टोन ऑफ ट्रेडिशनल डोमेस्टिक एक्सपेक्टेशन, घर का भी काम करना पड़ा है, जो हम मैन नहीं समझ सकते, काफी सारी विमेन है वो रिलेट कर पा रही होंगी, ठीक। उनके लिए बहुत टफ होता है ये दोनों चीज मैनेज करना। She is expected to be a superwoman at work, but the moment she steps home, the double burden descends। ये सब मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो मजा नहीं आएगा। ये ऐसे है, ऐसे में आपको पोएटिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एनालिसिस देना पड़ेगा, कटाक्ष देना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी।
Data consistently shows that women bear disproportionate share of childcare and housework regardless of their employment status. No matter कि उनका employment वगैरह क्या है, उन्हें काम करना पड़ता है. राबड़ी देवी बिहार की सीएम बन गई थी, फिर भी वो रोज सुबह उठ के लालू के लिए चाय बनाती थी. This isn't a new women. This is more exhausted version of an old one. ठीक है, जो पुरानी women है वो इतनी exhausted हो गई हैं. ठीक है, पुरानी women फिर भी वो better थी, एक काम करना पड़ता था. New women पे तो और भी ज्यादा burden आ गया है. Juggling newfound professional pressure with age-old patriarchal duty. तो दोनों में वो juggle कर रही हैं. The myth also dramatically overstate her personal autonomy. अब मैं myth की बात कर रहा हूँ, जो myth है new women का, वो बोलता है कि women को personal autonomy मिल गई है, पर ये चीज overstatement है, जो ये चीज सही नहीं है. The notion of complete freedom of choice is often an illusion, जो हम women का बोलते हैं. Exercised within a narrow framework sanctioned by family or society. जो women क्या personal कहते हैं ना, women को freedom हो गई है, autonomy हो गई है, वो पूरी autonomy freedom नहीं है. उन्हें उतनी freedom मिलती है जितनी family और society देना चाहती है. उन्हें personal autonomy पूरी नहीं है. वो personal autonomy वाली बात आपकी myth है जो आप new women का बोल रहे हो. While she may choose her career, the choice is often only if it's in a respectable field. इसका मतलब क्या है कि women को आजादी है करियर चूज करने की, पर क्या women को एक्चुअल में आजादी है करियर चूज करने की? क्या वो कोई भी करियर चूज कर सकते हैं जो चाहे? नहीं, women का मैन कोई भी करियर चूज कर सकते हैं, पर women के ऊपर प्रेशर होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टेबल फील्ड में जा सकते हो, वो पर्टिकुलर वर्क नहीं कर सकते. women के ऊपर बर्डन होते हैं कि वो कौन सी फील्ड में जा सकती है, जिसे हम पिंक कॉलर जॉब भी बोलते हैं. पिंक कॉलर जॉब ये भी आप डाल सकते हो. ठीक, तो women के पास वो चॉइस करियर तक चूज करने की ऑटोनॉमी नहीं है. The National Crime Record Bureau data serves as a grim reality on the myth of her safety and independence. NCRB का डेटा भी बोलते हैं सेफ नहीं है women. The disturbing high number of crimes against women, जैसे निर्भया इंसिडेंट आप एग्जांपल डाल सकते हो, including domestic violence inflicted among educated working women. जो एजुकेटेड वर्किंग, आपने वो देखा होगा अभी रिसेंटली कैसा है, आईएएस में एक आईएएस वुमेन है, आईएएस लेडी है, उन्होंने अपने आईएएस हस्बैंड पे वो लगा दिया है डोमेस्टिक वायलेंस का, टॉर्चर का, डाउरी हरेसमेंट का केस लगा दिया है. ठीक, तो आप कह रहे हो न्यू वुमेन है, अब आप बोल रहे हो कि वुमेन आईएएस ऑफिसर बन गई है, न्यू वुमेन हो गई है, एम्पावर्ड हो गई है, पर क्या ये आईएएस बनने के बाद भी, वर्किंग वुमेन होने के बाद भी, एजुकेटेड वुमेन होने के बाद भी, क्या वो एक्चुअल में न्यू वुमेन है? उन पे फिर भी अभी आईएएस होने के बाद भी वुमेन पे सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है. सो कौन सी न्यू वुमेन की आप बात कर रहे हो? उसमें आप वो जो केस है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट आईएएस ऑफिसर, रिसेंटली वो अभी केस हुआ है, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे आईएएस ऑफिसर वुमेन ने अपने आईएएस ऑफिसर हस्बैंड पे कि वो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह करते हैं. सो वो न्यू वुमेन है ही नहीं. एजुकेटेड होने के बाद भी वुमेन पे क्राइम्स फिर भी होते हैं, वर्किंग होने के बाद आईएएस बनने के बाद भी क्राइम हो रहे हैं. प्रूव डेट अ जॉब एंड अ सैलरी आर नो आर्मर, कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगेंस्ट डीप रूटेड पेट्रियार्कल वायलेंस. नो मैटर कितनी भी न्यू वुमेन हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पेट्रियार्कल वायलेंस कंटिन्यू रहता है. वो आप आईएएस वाला एग्जांपल डाल सकते हो. हर बॉडी, एक बहुत फेमस केस था रूपा हुर्रा केस, किसी ने सुना है? सॉरी, रूपल बजाज केस. कोई है किसने सुन रखा है रूपल बजाज केस के बारे में? यस सर, यस सर. सुन रखा होगा लॉयर. क्या इंटरेस्टिंग है, क्या केस है? सर केपीएस गिल करके एक आईपीएस थे जिनको सर, रूपा बजाज आईएएस थी सर. ये हाँ, एक प्राइवेट पार्टी में सर उन्होंने उनको गलत तरीके से छुआ, ऐसा उनका आरोप था, जो कि रूपा हुर्रा का, सॉरी रूपा बजाज का. वेरी गुड. और जो प्रूव हो गया था, कन्विक्शन हो गया था. हाँ, लेकिन सर केपीएस गिल क्योंकि पुटका लगाए हुए थे पंजाब में और काफी उनकी ख्याति थी, क्योंकि उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को कम किया था. हाँ, पाकिस्तान तो उसका उनको अनफेयर एडवांटेज भी मिला. हालांकि सर रूपा बजाज ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, लेकिन अंत में वो शायद उनके फेवर में डिसाइड नहीं हो पाया सर. एग्जैक्टली, मतलब कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था केपीएस गिल को, पर पेनल्टी बस फाइन दिया था, उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा था. हाँ, इतना मिनिमल फाइन था कि वो मतलब नहीं था उसका. बिल्कुल. तो ये सारे केसेस इसमें आंसर में ऐसे में डालने चाहिए, नहीं डालने चाहिए? आयुष, जैसे ये केस आपने पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज केसेस को आपको इनमें डालने पड़ेंगे. रूपा बजाज, एजुकेटेड अर्बन वुमेन, आईएएस ऑफिसर, उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, और कौन कर रहा है सेक्सुअल हरेसमेंट? आईपीएस ऑफिसर, वो जो है केपीएस गिल, वो हरेसमेंट कर रहे हैं. तो कौन सी न्यू वुमेन की आप बात कर रहे हो? ठीक है, आप बोल रहे हो कि न्यू वुमेन इंडिपेंडेंट वगैरह, कहाँ है न्यू वुमेन? तो वो एग्जाम्पल डालो. समझ आया कैसे लिखना है? सब लोग समझ पा रहे हैं कैसे ऐसे लिखना है, मतलब कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे एग्जांपल डालना है, न्यू वुमेन की बात कैसे करनी है सैटारिकल वे में. ठीक. एंड हर चॉइसेस आर स्टिल पुलिस्ड. वुमेन की जो चॉइस होती है, क्या वो पहन रही है नहीं पहन रही, वो सब जज किया जाता है. वुमेन कितनी भी एजुकेटेड हो जाए, पर वो अपनी चॉइस का शॉर्ट कपड़े पहन ले तो जज करेंगे, पर मैन वही चीज करें तो कोई जज नहीं करेगा. A truth that stands in stark opposition
टू केयरफ्री, जो इमेज हमने बना रखी है ना, केयरफ्री प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्ट्रीमिंग सीरीज, जो जितनी भी नेटफ्लिक्स वगैरह देते हैं उसमें विमेन की इमेज अलग है और रियल विमेन अलग है। देन पॉलिटिकली भी मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकली न्यू विमेन इज कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ रियल पावर। ठीक है, विमेन, जो न्यू विमेन की बात कर रहे हो वो पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। वाइल इंडिया सेलिब्रेट्स द पैसेज ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाओ विमेन को एम्पावरमेंट मिलने वाली है। द रियलिटी इज करंट लोकसभा में विमेन का रिप्रेजेंट 15% से भी कम है, अराउंड 74 या 78 विमेन है, सिर्फ 14% है। दिस हाईलाइट अ मासिव गैप बिटवीन लेजिस्लेटिव इंटेंट, जो इंटेंट है, एंड द ऑन ग्राउंड रियलिटी। आपको लगता है कि विमेन को 33% कोटा मिल जाएगा तो जो विमेन आएंगी पार्लियामेंट में वो एम्पावर्ड विमेन होंगी? नहीं होंगी। सरपंच पति वाला जो कॉन्सेप्ट उसमें चल रहा है ना, 33% रूरल एरियाज में भी डाल दिया, कुछ एम्पायर हुई एक्चुअल में विमेन? नहीं हुई। अभी भी दलित सरपंच, महाराष्ट्र का केस था, देख रहा था कि सरपंच वो है, विमेन सरपंच है, क्योंकि विमेन को कोटा मिल जाता है, तो दलित विमेन को कोटा था उस सीट पे, तो दलित विमेन सरपंच बन गई, उसके बाद भी उसे नीचे बैठना पड़ा था, ह्यूमिलेशन हुआ था दलित विमेन सरपंच होने के बाद भी, जस्ट बिकॉज शी वॉज दलित, उन्हें नीचे बैठना पड़ा, लोगों ने नीचे बैठाया। सिमिलरली जो अब सरपंच पति गांव में हो रहा है, 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, एमपी भी सरपंच, वो सरपंच क्या, एमपी पति वाला सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक, इंडिया पुअर रैंकिंग विमेन इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल पावर जेंडर गैप में विमेन की रैंकिंग अराउंड 131 है, चेक कर लेना एक बार, ये रैंकिंग आप लिख सकते हो, ये ग्लोबल जेंडर गैप में विमेन की रैंकिंग है, ये दिखाता है कि जो हमारी इमेजिनेशन है विमेन को लेकर और जो एवरेज विमेन है उसमें कितना गैप है, प्लेसिंग आवर कंट्री इन द बॉटम रंग ऑफ नेशन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। फाइनली द मिथ ऑफ द न्यू विमेन इज अ ब्रिलियंट कमर्शियल कंस्ट्रक्ट। ये न्यू विमेन वाली चीज, ये सब टीवी वगैरह की देन है, जितने भी कमर्शियल कंस्ट्रक्ट है। एज द फेमिनिस्ट थिंकर सिमोन दोवार फेमसली सेड, ये बहुत फेमस वो है, ऑथर है सिमोन दोवार, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, वन इज नॉट बॉर्न विमेन बट रादर बिकम्स अ विमेन। इसका मीनिंग कोई बताएगा पीयूष? वन इज नॉट बॉर्न अ विमेन बट रादर बिकम्स अ विमेन। तो इसका मीनिंग ये था, वन इज नॉट बॉर्न बेबी, जब मतलब कि बेबी एज अ पैदा होता है तो शी एज अ बेबी होता है, मतलब कि और औरत बनना उसको जब पड़ता वो है, पैदा नहीं होता, सोशली यही जो मतलब है। जैसा सा सोच जब जैसे जैसे इन्वॉल्व होते हैं वो, तो सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उनके ऊपर रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हो जाते आपको हैं, शांत रहना है, तो फिर आपको उनको ये, घर से खेलना है, आपको घर से बाहर नहीं हाँ, निकलना। तो वो उनको इफ बट्स एंड सारी चीजें, मतलब कि फैमिली से स्टार्ट होते होते स्कूल के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इवन की प्रोफेशन में भी आ जाती है, तब भी मैरिज हो जाती है, तो फिर उस टाइम पे उनकी मतलब कि अलग एज अ रोल ऑफ मदर अलग प्ले करना पड़ता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, डुअल लाइफ जीनी पड़ती है उनको सिचुएशन में। फैमिली में भी है, एज अ डॉटर है तो उनको एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, किस तरीके से, मतलब डिफरेंट वे में उनको अपने रोल्स इन फैमिली दे हैव टू प्ले। उनको कंस्ट्रेन किया जाता है कि आपको, आप इमोशनली काफी क्या कहते हैं, मतलब सॉफ्ट हैं, आपको क्या कहते हैं थोड़ा नर्चरिंग होना चाहिए, आपको प्लीजेंट होना चाहिए, यू डोंट नीड टू बी टू रूड एंड टू, ये मतलब विमेन के देयर आर सेट ऑफ द, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विमेन को देयर आर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइंस, बिल्कुल सेट ऑफ लाइफ। उनके बेसिस पे। गुड, राजेश कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, ये कहना चाहता था कि जो जेंडर और सेक्स है उसके बेसिस पे जेंडर और सेक्स में गैप होता है, क्या गैप होता है? आवाज गई। ये आवाज आ रही है? Gender is naturally defined and sex is what your internal you feel. हाँ, That's नहीं why सर, the concept of LGBTQS came out. Sexual orientation and this gender is ये that तीनों अलग अलग defined. चीज होती हैं, जेंडर, सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। राजेश कुछ बोलना है? सर जेंडर के बेसिस वो जेंडर जो है सोसाइटी डिसाइड करता है कि कौन होगा, मतलब पैरामीटर सेट कर दिए कि कोई बॉयज क्या कर सकते हैं, वही क्या कर सकते हैं, लेकिन सेक्स होता है वो नेचुरल होता है, तो यही जो गैप आता है इसमें यही बोलते हैं कि वन इज नॉट बॉर्न, मतलब कि विमेन पैदा नहीं होती, उसको बनाते हैं, सोसाइटी बताती है कि क्या करना है क्या नहीं क्या करना? नहीं करना। बिल्कुल, आप कैसे पूछ सकते हैं? एग्जैक्टली। सी, जेंडर, सेक्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशन तीनों में फर्क है। ये इंटरव्यू में यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बंदे से इंटरव्यू में। सेक्स का मतलब क्या होता है कि आपके बायोलॉजिकल के बेसिस पे आपको मैन विमेन का टैग दिया जाता है, ठीक है, आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स के बेसिस पे। जेंडर क्या मतलब क्या होता है? जेंडर का मतलब है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लेबल कर दिया है कि कोई माचो होगा, अल्फा मेल होगा, कार चलाएगा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंज कर दिए, मैन से रोएंगे नहीं वगैरह वगैरह, मैस्कुलिन नहीं। और फेमिनिटी के ऑपोजिट में सॉफ्ट नेचर रहना है, केयरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हमने फेमिनिज्म से, फेमिनिस्ट और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स से अटैच कर दी हैं।
तो जो सेक्स है वो नेचुरल गिवन है, ठीक, कि मेल है या फीमेल है, पर जो जेंडर है, जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, वन इज नॉट बॉर्न विमेन बट बिकेम्स वन, तो जो दोनों बर्थ पे सेम रहते हैं, पर जो सोसाइटी जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर लिए ना, कि विमेन को पिंक पहनना है, रोज क्या कहते हैं, विमेन को रोना अलाउड है पर मेन को रोना अलाउड नहीं है, कि इयरिंग होना है, ये सब होना है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर दिए। हाँ राजेश, सर ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि घर में बच्चे होते हैं और बच्चियां होती हैं, उसमें बच्चियों को जनरली जब वो मेले में जाते हैं तो उनको जो बच्चे होते हैं वो तो गन वगैरह खेल लेते हैं, बच्चियां तो होती हैं वो ढाल वगैरह खेलती हैं, और जो होम मेकिंग का सामान होता है उसको खरीदती हैं। ये हमें दिखता है सोसाइटी में कि कैसे उसको, और अगर वो गन खरीदती है या कोई गाड़ी खरीदती है तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए। तो बैकनेस दिखती है हमें सोसाइटी में। अगर आपकी फ्रेंड का बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, आप उसके लिए क्या ले जाओगे? बेबी गर्ल होगी तो कार ले जाओगे या बारबी ले जाओगे? सर अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और मेरे सामने एक बच्ची, मतलब वो डिलीवरी हुई थी, अभी कल की बात है, तो मैं बैठा था वहां पे, तो उसके फैमिली मेंबर आ रहे थे, तो मुझे बोला कि क्या हुआ, तो बोला कि बच्ची हुई है। कुछ लोग तो खुश हो, लेकिन कुछ देर कुछ लोगों ने मुंह बना दिया कि मतलब हाँ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। जो सोसाइटी, जैसे एक ने बोला किचन सेट हम देते हैं, तो ये हमने सोसाइटी ने परसेप्शन बना दिया। अगर विमेन किचन सेट से नहीं खेलती, अगर कार वगैरह चलाती है, तो हम अलग गंदे नजरिए से देखते हैं, हम उन्हें टॉम बॉय बोलते हैं। जो विमेन उनमें थोड़े मस्कुलिनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये सोसाइटी ने बहुत गलत डिवीजन बना दिया है ना। सेक्सुअल ओरिएंटेशन तीसरा पार्ट अलग होता है, सेक्सुअल Same also, I mean, same thing also happened with the main men. मतलब कि जो बेबी बॉय है, मोस्ट ऑफ कई केसेस होते हैं कि दे डोंट नीड टू लाइक टू गो विद द माचो काइंड ऑफ गेम्स, दे कुछ लाइक टू प्ले विद सॉफ्ट टॉय डॉल्स, तो उसको भी काफी क्या कहते हैं राइट। जनरलाइज कंसीडर्ड किया जाता है। ऐसे भी मैन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें वो खेलना वो पसंद नहीं है, क्या कहते हैं, जिन्हें कार वगैरह जो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें कार वगैरह चलाना पसंद नहीं है, पर उन पे भी प्रेशर होता है कि उन्हें सर्टेन वे में सर्टेन तरीके से एक्ट करना है, उन पे भी ये प्रेशर होता है, राइट। तो दोनों पे प्रेशर है, मैन वुमेन दोनों पे, कि आपको इस तरीके से रहना है। मैन रो नहीं सकते इसलिए वो सुसाइड करते हैं अधिकतर। मैन में सुसाइड रेट इसलिए ज्यादा बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, उन्हें प्रेशर है फैमिली का ब्रेड अर्नर होने का, ठीक है। तो ये एक वो होते हैं, एक सेकेंड, समझ आ गया ये वाला पॉइंट? एक Yes, sir. सेकेंड। देन नेक्स्ट, उसके बाद जो होता है थिंक वन बिकेम्स न्यू वुमेन बाय कंज्यूमिंग द राइट प्रोडक्ट्स, हर एम्पावरमेंट इज फ्रेम बाय एडवर्टाइजर। जो एडवर्टाइजर है उसने वुमेन की इमेज ये न्यू वुमेन वाली बना दी है। इट्स एन एक्ट ऑफ परचेज, बाइंग अ सर्टेन स्कूटर फॉर फ्रीडम, अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ ज्वेलरी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, और अ म्यूचुअल फंड फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। ये कैपिटलिज्म ने न्यू वुमेन की इमेज डाल दी है। दिस फेमिनिज्म लाइट इज प्रॉफिटेबल एंड नॉन थ्रेटनिंग, ठीक, टू द स्टेटस को। ये कैपिटलिस्ट ने जानबूझ के ये विमेन की इमेज बनाई है इमेजिनरी, कि न्यू विमेन आ गई है, बट इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रगल है फॉर सोशल पॉलिटिकल राइट इनटू सिंपल लाइफस्टाइल चॉइसेस। विमेन के स्ट्रगल को नीचे दिखा दिया है। इट सेल्स अ प्रोडक्ट नॉट अ रेवोल्यूशन। इन कंक्लूजन, ये एक तरह से ये दिस इज अ मॉडल ऐसे, नॉट अ परफेक्ट ऐसे। इसमें बहुत सारे डायमेंशन और हम ऐड कर सकते हैं। साइबर स्पेस में आप डाल सकते हो, अलग साइबर स्पेस में डाल सकते हो कि विमेन है, विमेन ने बहुत सारे स्टार्टअप करे हैं आईटी टेक्नोलॉजी में, राइट, ठीक है। विमेन को बोलते थे मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं होती, विमेन को बोला जाता है मैथ्स में इंटेलिजेंट नहीं होती, पर ह्यूमन कंप्यूटर कैसे बोला जाता है? मैथमेटिकल कंप्यूटर, शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। ठीक है। और नहीं तो क्या परसेप्शन होता है, विमेन कैन नॉट बी, मैथमेटिक्स में नहीं होती विमेन। तो ये सारी चीज आप एग्जाम भर भर के डालो अपने ऐसे में, आपको पूरी फ्रीडम है, आपको इस ऐसे को कॉपी पेस्ट नहीं करना। जितना सोच सकते हो उतना ब्रॉड सोचो। साइबर स्पेस में सोचो कि बहुत सारी विमेन, उनका आईटी में एग्जाम्पल दिया, पर जो विमेन होती हैं सोशल मीडिया वगैरह में, विमेन सबसे ज्यादा जो सुसाइड के केसेस होते हैं वो विमेन में होते हैं, क्योंकि बहुत विमेन का बॉडी शेमिंग बहुत होती है ऑनलाइन स्पेस में, और ट्रोलिंग बहुत होती है विमेन की, ठीक है। वुमेन को बहुत सारे जजमेंट फेस करने पड़ते हैं। देयर आर मेनी वुमेन जो सुसाइड करती हैं इस वजह से, ट्रोलिंग की वजह से, क्योंकि इसमें साइबर अटैक्स होते हैं। डीप फेक का एग्जांपल दो, क्या बोल रहे वुमेन एम्पावर हो गई हैं, डीप फेक्स वुमेन के बनते हैं। आप उसका नाम दो बुल्ली बाय ऐप का, बुल्ली बाय ऐप जिसमें वुमेन का ऑप्शन हो रहा था, ठीक है, बॉयज लॉकर रूम। ये वाले एग्जांपल डालो, कहाँ है न्यू वुमेन, ठीक है। वो सब मिथ है कि साइबर स्पेस आ गए, वुमेन आईटी कंपनी हेड कर रही है, स्टार्टअप बना रही है, पर नहीं, ये सब मिथ है। तो आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइबर स्पेस, सोशल, सारे डायमेंशन डाल सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर आप दोनों कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना कि न्यू वुमेन आ गई है, फिर साथ में कॉन्ट्रडिक्शन बताओ कि ये मिथ है। हाँ पेशान,
और सर ये पूछ रहे थे कि जैसे ऐसे आपने लिखा है ऐसे ही या कोई हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं? नहीं, हेडिंग मत डालना। ये सही क्वेश्चन पूछा। काफी स्टूडेंट्स ना वो डाल देते हैं, इज दिस व्हाट इज न्यू वुमेन, दिस दिस इज, बीच बीच में। सी, हेडिंग तब अच्छी लगती है जो अच्छी हेडिंग डाल पाए। वो ना रिस्की वो है, गेम है। कभी कभी हाँ वो अच्छी होती है अगर आप अच्छी हेडिंग डालो तो, नहीं तो जब हेडिंग आती है ना बीच में फ्लो बिगड़ जाता है। मतलब मैंने काफी स्टूडेंट ने मुझे भेजा वो ऐसे जिसमें बीच बीच में हेडिंग डाल रखी है, कैन वुमेन बी एम्पावर्ड, कैन देयर बी न्यू वुमेन, ऐसे ऐसी हेडिंग बीच बीच में डालते हो तो उससे ना फ्लो बिगड़ जाता है, उसमें फ्लो नहीं आता है। विक्रम गिरेवाल का ऐसे पढ़ोगे, ही स्कोर्ड 168 इन ऐसे आईएएस में, तो कहीं भी वो हेडिंग डालते हो तो उनका फ्लो होता है। जब आप हेडिंग डाल देते हो मेरा फ्लो रुक जाता है। तो मेरा, जैसे आप हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते हो, ठीक है, अधिकतर उसमें हेडिंग्स नहीं होती हैं किसी में भी, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में, क्योंकि उसका फ्लो चाहिए। तो वो हेडिंग डालने में मन करता है पर मत डालना, क्योंकि वो फ्लो बिगड़ जाएगा। अगर डाल रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली डालना, जैसे वो फ्लो ना बिगड़े। तो मेक श्योर ऑफ इट, ठीक है। In conclusion, last में conclusion, to call new women a myth is not to deny that pioneers exist. They do. Women, new women भी होती हैं and they are breaking the barriers. कुछ positive women है हाँ जो barriers break करी है, new women actual में है. But the danger of the myth is that it mistakes the exception for the rule. न्यू women exist करती हैं पर आप वो exception होती हैं, उसको आप rule बना देते हो कि हाँ women सारी empowered हो गई हैं, ठीक है। हम सारे में जनरलाइज करते हैं कि women exploitative हो गई हैं, fake feminism करती हैं, अधिकतर डाउरी हरेसमेंट वाली विमेन होती है। हम सबने ये जनरलाइज कर दिया है। सो ऐसे ही ये एक्सेप्शन चीज है, उसको रूल मत बनाओ। क्रिएटिंग अ पावरफुल इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस दैट कैन ब्रीड कॉम्प्लेसेंसी। इसकी वजह से जो वुमेन एम्पावरमेंट के में स्ट्रगल है उसमें कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। द रियल न्यू वुमेन ऑफ इंडिया इज नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट लिविंग अ ग्लैमरस लाइफ ऑन स्क्रीन। ऐसी न्यू वुमेन नहीं है, शी इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी न्यू वुमेन बन रही है, हम अभी एम्पावर कर रहे हैं। फाउंड इन द आशा वर्कर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि न्यू वुमेन हम बनाने की तैयारी में, जैसे आशा वर्कर है, फाइटिंग फॉर हर वेजेस, द फीमेल फार्मर डिमांडिंग लैंड राइट्स, वुमेन को भी सिर्फ फार्मिंग में 11% राइट्स हैं और लैंड ओनरशिप के, एंड द स्टूडेंट एक्टिविस्ट डिमांडिंग अ सेफ कैंपस। तो हम न्यू वुमेन बना रहे हैं, वुमेन अभी स्ट्रगल कर रही है न्यू वुमेन बनने के लिए। ट्रू प्रोग्रेस विल नॉट बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ फीमेल सीईओस, बिल्कुल लखपति दीदी लिख सकते हैं, बट बाय द डे एवरी इंडियन वुमेन हैज जेन्युइन फ्रीडम। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी लाइन आप कैसे में आनी चाहिए। ट्रू प्रोग्रेस विल नॉट बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ फीमेल सीईओ। नंबर ऑफ फीमेल सीईओ से ट्रू प्रोग्रेस मेजर नहीं हो सकती। जैसे कि आपने बोल दिया जैसे 50% बिहार में वो वुमेन सरपंच है, तो क्या वुमेन न्यू वुमेन आ गई है बिहार में, क्या वो 50% वुमेन एम्पावर हैं? तो उससे आप मेजर सक्सेस नहीं मेजर कर सकते। बट बाय द डे एवरी वुमेन, इंडियन वुमेन हैज द जेन्युइन फ्रीडम। आप उस दिन न्यू वुमेन मानोगे जब एवरी इंडियन वुमेन हैज द जेन्युइन फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टू बिल्ड अ लाइफ ऑफ हर ओन चूजिंग। जब सारी वुमेन को लिबर्टी हुई, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चूज करें हर डायमेंशन में, तब हम ट्रू वुमेन का वो टैग देंगे कि हमारी ट्रू वुमेन अचीव हो गई है। वो इमेजिनेशन नहीं है। सिर्फ आप फीमेल सीईओस कितनी हुई हैं, 50% वुमेन सरपंच हो गई हैं, या डीबीटी में 55% वुमेन है, जिनका जिनका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है जनधन आधार स्कीम में, 55 वुमेन है। क्या वुमेन एम्पावर है? नहीं, वो सब ट्रू नहीं है। तो ट्रू वुमेन कब मेजर होगा सक्सेस? जब वो सारे डायमेंशन में अपनी लाइफ, अपनी चॉइस से रह पाएंगे। समझ आया कैसे लिखना है? आप कितने भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, सारे डायमेंशन में एग्जाम्पल डालो, पर वो मैकेनिकल ऐसा ना हो, डंपिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल दीपिका पादुकोण का ये एग्जाम्पल डालो, तो काफी सारे एग्जाम्पल आपको आते तो डेटा की किस पर है, पर उसको अच्छे से फ्रेम करना है। हाँ सबरीन। सर पीयूष ने जो एग्जाम्पल दिया था वुमेन क्रिकेट टीम का, मतलब उसके विपरीत में मिथक में एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं सर कि जैसे उड़ीसा में एक केस हुआ था कि वो मतलब कॉलेज की स्टूडेंट थी शायद, तो जो एचओडी थे उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का उसने आरोप लगाया था, तो मतलब उसकी बात नहीं सुनी गई, तो उसने उनके ऑफिस के सामने सुसाइड कर लिया आग लगा के। तो मतलब वो एग्जाम्पल डाल सकते हैं। वो एग्जाम्पल डाल सकते हो, बट बी केयरफुल वो जेनेरिक ना हो। आपके वो 700 वर्ड्स में आपका एक एक वर्ड ऐसे फ्रेम होना चाहिए जो वैल्यू एडेड हो। जब जो विमेन क्रिकेट टीम का पीयूष ने एग्जाम्पल दिया था ना, उसके साथ ट्राई करना कि आप स्पोर्ट्स में ही मिथ बताओ विमेन का, कि एग्जाम्पल आपने स्पोर्ट्स में दिया है न्यू विमेन का, तो स्पोर्ट्स में ही मिथ बताओ न्यू विमेन का। जैसे दंगल मूवी में स्ट्रगल बताया, और रिसेंटली जो केसेस हुए हैं, जो आपको कुछ विमेन की याद आ रही होंगी सेक्सुअल हरेसमेंट के, जो एलिगेशन लगाए थे, जो साक्षी मलिक और इन लोगों ने, उनका हरेसमेंट वाला केस था, वो वाले एग्जाम्पल लेके चलना। जेनरिक ओके एग्जाम्पल सर। अवॉइड करना। जैसे आपने जो स्टोरी बताई ना, उसमें आपको कोई नाम नहीं पता, ये जनरल नॉर्मल स्टोरी है, तो ट्राई करना ऐसी स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स खा देंगे ये सारे। 700 वर्ड्स हैं, आपको केयरफुली 700 वर्ड्स लिखने हैं, तो जितने अच्छे इंपैक्टफुल ओके एग्जाम्पल। सर। सो एग्जाम्पल के साथ साथ आपको स्टोरी टेलिंग भी करनी है। ये मेरा मकसद था आपको बताना।
सिर्फ हमें नॉलेज एग्जाम्पल डंप नहीं करने, साथ साथ उसे इमोशनल लाइंस लिखनी है, पोएटिक लाइंस लिखनी है, सटायर दिखाना है, ठीक है, कि शी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस वुमेन। अभी भी हम आशा वर्कर बना रहे हैं, शी स्टिल वी आर क्रिएटिंग न्यू वुमेन। समझ आया कि एसेंस क्या है ऐसे का, कि जीएस जैसा आंसर ना लगे। रश्मि, राजेश, प्रशांत, यस सर। समझ आया? अंकिता, अंकिता, सबरीन, रश्मि, समझ गया सर। समझ आया ऐसे कैसा हो? ठीक है, नेक्स्ट ऐसे, ठीक, नेक्स्ट ऐसे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम? इसमें सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, व्हाट वी कैन राइट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की फील्ड में आपको सारे डायमेंशन लिखने हैं कि कैसे हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्या क्या अच्छी चीजें हम कर रहे हैं, क्या क्या बुरी चीजें, सारी चीज लिखनी है, क्या क्या सजेशन है। टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट मेरा वाटर ब्रेक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक? 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर हम ये ऐसे डिस्कस करेंगे जब तक मैं 2 मिनट्स का वाटर ब्रेक ले रहा हूँ। चलो प्लीज थिंक एंड राइट। मैं सबसे पूछूंगा जिन लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। 2 मिनट लो, सोचो। यस, तो क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? आयुष, क्या क्या डायमेंशन डालेंगे? सर सर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सर, जैसे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है सर, पॉपुलेशन एक्सप्लोड होती जा रही है, तो सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी ऐसी चीज है कि उसके बिना हमारा काम चल नहीं पाएगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सर हम बहुत फास्ट पेस में कर सकते हैं और हो भी रही है, जैसे सर HYVs हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ जाती हैं, या सर हम देखते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। लेकिन सर सोचना होगा एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि अगर हम इसका नेचुरल रिसोर्स जो हमारी पहले से ही लिमिटेड है उनको तेजी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप तो ऐसे में टेक्नोलॉजी फिर का उनके नेगेटिव चीज बता रहे हो कि टेक्नोलॉजी कुछ चीज में अच्छी नहीं नहीं, नहीं सर, मैं एक्सप्लॉइटेशन। पॉजिटिव भी बता रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जिस पेस पे हो रही है सर, और जैसे सर एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे जो फसलें ज्यादा पानी पीती हैं सर, फॉर एग्जांपल शुगर केन एंड सर राइस, तो इनमें पानी बहुत लगता है सर। तो ऐसे में हमारी कंट्री सर उनको अगर इंपोर्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि अपने देश में हम मोटर पंप को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सब्सिडी दे दें, तो हम दोनों तरीके से मार खा रहे हैं। तो नहीं, इसका एक तरीका है ना टेक्नोलॉजिकल, आपने उसके बारे में सुना है? डायरेक्ट राइस इंटेंसिफिकेशन, DRI। एग्जैक्टली
हाँ, या इसराइल से सर जो हमने स्प्रिंकलर या ड्रिपिंग का कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कम करो पानी का यूज। हाँ हाँ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से कम, पर इसका नेगेटिव है कुछ टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर पे। हाँ, हाँ बिल्कुल है सर। जैसे नेगेटिव नेगेटिव सर वही है कि जैसे कि इंडिजिनस जो वैरायटीज हैं वो लुप्त होती जा रही हैं और हम R&D के बल पे एक ऐसी किस्म लाते जा रहे हैं जो हाँ इसीलिए उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है सर, वो साइज में बड़ी लग सकती हैं। मस्टर्ड और हाँ ब्रिंजल जी अलाउड नहीं है इंडिया में। GM कॉटन अलाउड है, GM मस्टर्ड और हाँ ब्रिंजल ये वैरायटी अलाउड नहीं है, नहीं क्योंकि यस जैसा आपने बोला ना विलुप्त हो जाएंगी अगर जेनेटिकली हाँ मॉडिफिकेशन। गुड। यस और एनी अदर पॉइंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही है सर कि सस्टेनेबिलिटी को हमेशा सेंटर स्टेज पर रखना पड़ेगा सर। ठीक है, गुड। हम्म। और फिर आप कंक्लूजन सजेशन क्या दोगे कि हमें टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को मिला के चलना चाहिए? आपने बता दिया टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं, फिर आपने बता दिया क्या क्या नुकसान है, फिर आपको बताना है कि हमें एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी, हमें टेक्नोलॉजी की यूज करनी है पर सस्टेनेबल वे में यूज करनी है। ठीक है, ब्लाइंड यस नहीं करनी, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। हाँ, सर टेक्नोलॉजी का चैलेंज ये है कि वो बहुत कॉस्टली है और अफोर्डेबल नहीं है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो कि इंडिया में मोर देन 80% है। गुड। एंड सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज ये है कि ये मतलब अगर हम इसको लार्ज स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं, अगर करते हैं तो हमारी फूड सिक्योरिटी पे रिस्क आ जाएगा, उसको हम अभी नहीं कंसीडर कर पा रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। राइट, गुड गुड। और गुड पॉइंट्स। सर मैंने बट ये ऐसे जो लिखा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बहुत अजीब तरीके से लिखा था कि टेक्नोलॉजी अलग लिखूं फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो हम तो डिस्कस मैं करेंगे थोड़ा कि कैसे ऑर्गेनाइज करें। पॉइंट्स अभी रफ में लिख रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करना हम सीखेंगे। गुड। और कोई पॉइंट? सेंसर्स, ड्रोन, गुड। सबरीन, सर्वे। सर जी हाँ, प्रशांत। सर मैंने इसका अलग अलग लिखा है डायमेंशन का कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एग्रीकल्चर अलग लिखा है, और लिखा है कि सेकंड डायमेंशन की ऐसा इनोवेशन ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कंज्यूमर जैसे हैं उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इनोवेशन तो जरूरी है लेकिन ऐसा हो जो सस्टेनेबल हो। इसमें मैंने जैसे ये सर लिख सकते हैं जो वो एग्रीकल्चर रूल लॉज आए थे जो 4, हालांकि वो रिपील हो गए, लेकिन उनमें ये था ना कि जो पंजाब और हरियाणा में जो सेम पैडी क्रॉप और वो राइस ही उगाए जा रहे हैं, जिस वजह से पानी कम होता जा रहा है। उस क्लॉज में ये वाला क्लॉज नहीं था, पर ये पॉइंट सही है। आप इसमें हरियाणा की स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, हरियाणा में स्कीम है मेरा पानी हाँ मेरी विरासत। उस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है पर लैंड हेक्टेयर सब्सिडी देती है। जो फार्मर व्हीट राइस ना उगाकर, राइस शुगर की ना उगाकर, उसमें बहुत पानी लगता है, मिलेट्स वगैरह, मिलेट्स पल्सेस ये उगाएगा, तो आप वो एग्जांपल दे सकते हैं मेरा पानी मेरी विरासत, जो आप बोलना चाह रहे हो। और टेक्नोलॉजी में मैंने ये लिखा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड है कि हम अगर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको पहले पता कर ले तो हम जो फालतू में जिसे उर्वरक वगैरह होते हैं बिना उसको पहचान किए हुए डालते रहते हैं, तो वो एक फायदा हो सकता है। गुड। ड्रिप इरिगेशन के बारे में लिखा है, और जैसे जो होता है कि हम आज टेक्नोलॉजी के बेस पे हम मानसून और प्री मानसून का अनुमान लगा लेते हैं, जिससे हम प्रोडक्टिविटी और चीजें बढ़ा सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो। और ये लिखा है कि सस्टेनेबल ऐसा होना चाहिए जैसे ये था कि जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देना चाहिए, हालांकि उससे प्रोडक्टिविटी घट जाएगी लेकिन धीरे धीरे हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। गुड गुड गुड। पॉजिटिव और नेगेटिव। और टेक्नोलॉजी में ये था कि जो जो आजकल गांव मतलब अभी भी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो दवाइयों का छिड़काव होता है उससे कई किसानों की मौत हो जाती है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना चाहिए जो कीटनाशक वगैरह है उनसे ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान ना हो। गुड गुड। तो उससे कुछ ना सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग कुछ अच्छे अच्छे स्टार्टअप बताना। किसान में, फार्मिंग में बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप बन रहे हैं ये सारी चीजें इजी करने के लिए, जैसे आपने बताया
कीटनाशक जी। वगैरह उसको ईजी बनाने के लिए, ठीक है, हर चीज में इनोवेशन कर रहे हैं वो। सो उसमें काफी जी। अच्छे इनोवेटिव एग्जांपल दे सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम दे सकते हो, गवर्नमेंट की स्कीम में बायोटेक किसान नाम से, बायोटेक का यूज करके हम फार्मर का डेवलप करना, ठीक। आप इसमें डबलिंग फार्मर इनकम करना, अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन, वो लिख सकते हो। ड्रोन दीदी भी है जिसमें अब ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव हो रहे हैं। गुड गुड, यस, पंचामृत ये भी डाल सकते हो, यस अखिल। पीएम कुसुम बहुत अच्छी स्कीम है, पीएम कुसुम की। उसमें क्या है कि जो वो है फार्मर्स हैं, फार्मर सोलर सेल अपने फार्म में वो कर लें, इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जो फार्मर्स हैं अनलिमिटेड वो ले रहे हैं, सब पावर ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं फार्मर्स, ठीक है। और किससे ले रहे हैं फार्मर बिजली? उनसे जो कोयले से बिजली बनती है ना, कोयले से इनसे बिजली बनती है, तो वो अनलिमिटेड बिजली ले रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में वो नहीं देना पड़ता, बिल नहीं देना पड़ता, तो अनलिमिटेड वो बिजली लेते जा रहे हैं फार्मर्स। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप सोलर बिजली लो, सोलर से बिजली लो, और आप सोलर से अगर एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करोगे तो आप बेच सकते हो हमें, हम आपको पैसा देंगे एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करने का। तो पीएम कुसुम बहुत अच्छी स्कीम दे सकते हो, इनोवेशन है टेक्नोलॉजिकल, जिससे फार्मर को भी फायदा हो रहा है। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। बायो फर्टिलाइजर गोवर्धन स्कीम है गवर्नमेंट की, ये भी अच्छा इनोवेशन है एग्रीकल्चर में, सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है अखिल। सर वो पंचामृत वाला भी डाल सकते हैं, मैं यही पूछ रहा था। बिल्कुल डाल सकते हो, पर एग्रीकल्चर से रिलेट करके डालना, ठीक है। सर राजेश, इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि बिल्कुल वो डालो, तो भी एग्रीकल्चर तो अच्छी चीज है सारी, गोवर्धन डालो, सॉइल हेल्थ कार्ड डालो, पीएम कुसुम डालो, ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल दोनों चीज प्रमोट कर रही है ना, ठीक है। और सर इसमें हम इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को डाल सकते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव दिखा दे, फिर नेगेटिव दिखा दे, फिर वे फॉरवर्ड दिखा दे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 चालू कर सकते हैं उसको लेकर के, आप इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सारी चीज दिखाओ, आप पहले दिखाओ कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं है, फिर दिखाओ क्या क्या फायदे हैं टेक्नोलॉजी हमने यूज करी है, ग्रीन रेवोल्यूशन करा वो सब टेक्नोलॉजी से किया है, ग्रीन ब्लू सारे रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से करे हैं। फिर दिखाओ टेक्नोलॉजी की वजह से क्या क्या फायदे हो गए, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कम हो रही है। फिर दिखाओ गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं टेक्नोलॉजी यूज करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। फिर बताओ कुछ सजेशन दो कि कैसे हम और बेटर कर सकते हैं, जो आपने नेगेटिव चीज बताई है उसी को बताओ कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन, यस अखिल। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अखिल कुछ बोलना चाह रहे पॉइंट? नो सर। चलो लेट्स डिस्कस कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। आप जितना भी एग्जांपल दो थोड़ा सा पोएटिक एलिमेंट डालना, कि जिससे ऐसा ना लगे आप जीजा आंसर लिख रहे हो। कैसे लिखेंगे? इन द हार्ट ऑफ रूरल इंडिया, थोड़ा पोएटिक स्टोरी टेलिंग, टू पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट इन द हार्ट ऑफ इंडिया। इन वन अ फार्मर स्कैन्स द स्काई, हिज फेट टाइड टू द विम्स ऑफ मॉनसून। फार्मर उसको देख रहा है, बादलों को देख रहा है कि बारिश कब होगी कब होगी। इन अनदर, दूसरा, जब आप कॉन्ट्रडिक्शन देते हो ना तो मजा आता है, वो थॉट प्रोवोकिंग लगता है। इन अनदर, अ यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर स्कैन्स द टैबलेट, वो अपने टैबलेट को देख रहा है, हर ड्रोन मैपिंग एवरी इंच ऑफ द फील्ड टू डिलीवर न्यूट्रिएंट्स विद सर्जिकल प्रिसीजन। वो एआई ड्रोन वगैरह का यूज कर रहा है, मैपिंग का टैबलेट का यूज कर रहा है, जिससे वो अपनी जो सॉइल है उसमें प्रिसीजन वो डाल सके, न्यूट्रिएंट्स डाल सके। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन। ये मैं पता है इमेजिनरी एनेक्डोट क्यों बनाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया होगा, आप सब इमेजिन करने लगे होंगे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ एग्जामिनर इमेजिन करे और इमोशनल हो जाए। दिस इज नॉट साइंस फिक्शन, इट इज द क्रिटिकल क्रॉसरोड वेयर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैंड टुडे। ये आज का एग्जाम्पल है। टू फीड, क्योंकि क्वेश्चन क्या बता रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैंने बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल देखिए। टू फीड अ नेशन रेसिंग टुवर्ड्स 2 बिलियन, हम 2 बिलियन होने वाले हैं। इट मस्ट एम्ब्रेस द पावर ऑफ इनोवेशन, करना पड़ेगा इनोवेशन, नहीं तो फीड नहीं कर पाओगे, नहीं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। येट टू प्रोटेक्टेड फ्रेजाइल इकोलॉजी येट एंड द सोल ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज, इट मस्ट वॉक द पाथ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। समझ आया? मैंने क्यों डाला, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन बात दिखा दी कि हमें एग्रीकल्चर इनोवेशन करना जरूरी है अगर आपको फीड करना है, पर वो इनोवेशन ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। फार्मिंग कम्युनिटी को और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो इनोवेशन हो रहा है ना, वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट। टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों को हैंड इन हैंड जाना है। दे आर नॉट ऑपोजिंग फोर्स बट टू इनसेपरेबल ब्लेड्स ऑफ सीजर। जैसे सीजर होती है, दो इनसेपरेबल ब्लेड्स होते हैं। ये मैं थोड़ा पोएटिक मसाला डाल रहा हूँ जिससे ऐसे की तरह लगे, बोरिंग ना लगे। वर्किंग टुगेदर, जैसे सीजर में दो ब्लेड होती है, वर्किंग टुगेदर टू कट अ पाथ टू फूड सिक्योर एंड इकोलॉजिकली साउंड फ्यूचर। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड सिक्योर बनाओ, पर वो टेक्नोलॉजी का सस्टेनेबल यूज करो। जैसे आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज करा है, अनसस्टेनेबल यूज करा है। आपको कैसा यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, जिससे हमारा इकोलॉजिकली साउंड फ्यूचर हो।
जिससे हमारे पंचामृत गोल्स अचीव हो, राइट? The urgency of this change is clear from alarming statistics. The Food and Agriculture Organization value addition के लिए मैंने ये रिपोर्ट डाली है, projects that the global demand will soar with India at the center of this challenge. At the same time, our natural resources हैं वो deeply stressed हैं. जैसा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने क्या बोला है कि जो वाटर टेबल है इन अ ब्रेड बास्केट ऑफ पंजाब हरियाणा, उधर की जो वाटर टेबल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी बोला है कि ओवर 30% ऑफ आवर लैंड इज डिग्रेडेड. हमारी लैंड बहुत ज्यादा फास्ट पेस पर डिग्रेड हो रही है. Adding to this, the IPCC stark warning on climate change predict that erratic weather होते हैं, it will make farming high stake gamble. Monsoonal change हो रहे हैं, climate prediction हो रहा है, dangerous है. This confluence of pressure led MS Swaminathan committee. ये important committees हैं, please डालना, ठीक है. द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन. आपने बताया कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज करा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या क्या कर दिया है आपने. वाटर टेबल खत्म हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज करके आपने भर भर के टेक्नोलॉजी का यूज करा, फर्टिलाइजर बनाया, सारी लैंड आपकी डिग्रेड हो चुकी है फर्टिलाइजर से, पानी अंदर जा चुका है आपके टेक्नोलॉजी का यूज करने से. ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट आपने सारे दिखा दिए. अब आपने टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया पर वो अनसस्टेनेबल निकला, ठीक. इसलिए स्वामीनाथन ने बोला है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अब हमें एवरग्रीन रेवोल्यूशन करना है, कि सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देना है टेक्नोलॉजी के थ्रू. वन दैट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी. ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो फॉरएवर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट. इनोवेशन इज नो लॉन्गर अ चॉइस, इट इज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी. इनोवेशन करना ही पड़ेगा बट सस्टेनेबल करो. टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ डेजलिंग एरे ऑफ सोल्यूशन, जैसे कि प्रॉमिसिंग अ डिजिटल हार्वेस्ट. एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस चैलेंजेस प्रिसीजन फार्मिंग. प्रिसीजन फार्मिंग एक जने ने बताया एरोफोनिक्स. एरोफोनिक्स क्या, हवा में आप क्रॉप्स उगाते हो, उनकी रूट्स में आप न्यूट्रिएंट छिड़क देते हो, एरोफोनिक्स हो गया, ठीक. और उसके बाद एक्वाफोनिक्स भी हो गया, और एक्वाफोनिक्स क्या, वाटर में आप वो ग्रो कर रहे हो, ठीक. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप करो, ठीक. ये सारे एग्जांपल डालो जिससे हम साइंस का यूज कर रहे हैं सस्टेनेबल के लिए. अभी आपने टेक्नोलॉजी का यूज करा अनसस्टेनेबल वे में, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डालो ये सारे एग्जांपल जो मैंने आपको बताया. Using satellite imagery, IoT sensor, AI, startup like Cropin, startup के नाम डाले हैं, are helping farmer to make data-driven decision. Drones are no longer just for photography. They are precision tool that can reduce the pesticide up to 40% through targeted spraying. जैसे आपने से एक ने बोला था, micro irrigation is a part of per drop more crop mission. Deliver water directly to the roots. तो टेक्नोलॉजी का मैं सस्टेनेबल वे में यूज कर रहा हूँ, ठीक. बायोटेक्नोलॉजी ऑफर अनदर फ्रंटियर. जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे CRISPR-Cas9 है, उसमें काफी पोटेंशियल है क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप बनाने का, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से क्रॉप जल्दी डाई हो रहे हैं और उनमें न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं. दैट कैन विथस्टैंड ड्रॉट एंड हीट. मीनवाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे ENAM, और प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे दी हार्ट. दे एम टू डिसमेंटल द एक्सप्लॉयटेटिव पावर ऑफ मिडलमैन, प्रॉमिसिंग फार्मर्स बेटर प्राइसेस एंड मार्केट एक्सेस. हाउएवर, ठीक, अभी मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी का हम सस्टेनेबल वे में कैसे यूज कर सकते हैं. एक्वाफोनिक, हाइड्रोफोनिक्स, ये सारे एग्जांपल डाल सकते हो. इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग. हाउएवर, ब्लाइंड फेथ इन टेक्नोलॉजी इज फुल ऑफ डेंजर. आपने सब बता दी, टेक्नोलॉजी से सब कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, सारी अच्छी अच्छी चीज बता दी, बट उसके डेंजर भी हैं. क्या क्या? फॉर एवरी प्रॉमिस देयर इज अ हाई रिस्क. द मोस्ट इमीडिएट, इसमें आप ENAM वगैरह काफी सारे एग्जांपल डाल सकते हो, भर के डाल सकते हो. द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट इज द क्रिएशन ऑफ डिजिटल डिवाइड that deepens the gap between rich and poor farmer. जैसे कि सबरीन ने वो पॉइंट बताया था, with 86% of Indian farmer being small and marginal landholders, the high cost and digital literacy needed for these advanced tool that could create a new caste system. अब ये न्यू कास्ट सिस्टम बन जाएगी, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है एक्सपेंसिव है, रिच फार्मर ये अफोर्ड कर सकते हैं, पर हमारे मोस्ट फार्मर्स इतने डिजिटली लिटरेट नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है, कॉस्ट हाई है. अभी न्यू कास्ट सिस्टम बन जाएगा, a tech enabled farmer versus technology left behind farmer. This is a threat to our goal of inclusive growth. Furthermore, दूसरी इशू क्या है? Adopting technology without care can create new forms of dependency. जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने डिपेंडेंट हो गए थे केमिकल इनपुट पे, तो हमें पता चला कि इकोलॉजिकल कितने नेगेटिव है. सिमिलर रिस्क दोबारा से एग्जिस्ट करता है डिजिटल वर्ल्ड में. सिमिलर दोबारा रिस्क हो सकता है. हमने पहले टेक्नोलॉजी करी, उम्मीद थी कुछ बुरा होगा, नहीं थी ग्रीन रेवोल्यूशन में, पर बुरा हुआ. सिमिलरली कुछ दोबारा ऐसे बुरा हो सकता है. एज फार्मर्स बिकेम मोर डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर एंड पेटेंटेड GM सीड. आपने GM के बहुत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं. क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप ग्रो कर सकते हो वगैरह.
पर जीएम सीड से ना जैसा भी कॉटन के टाइम पे क्या हो गया, आप कॉटन जीएम कॉटन उगा रहे हो ना, तो मॉन्सांटो इन कंपनीज पे आप डिपेंडेंट हो गए हो कि जीएम से जो वो होते हैं बैक्टीरिया, वो होते हैं पेस्ट होते हैं, वो अब रेजिस्टेंट होते जाते हैं, तो आप उन कंपनीज मॉन्सांटो वगैरह पे डिपेंडेंट हो गए कि वो आपको उसके लिए फर्टिलाइजर प्रोवाइड करें, मतलब उन्हें मारने के लिए स्प्रे प्रोवाइड करें जो जीएम से रेजिस्टेंट डेवलप हो गए। सो आपकी डिपेंडेंसी जीएम की वजह से, जीएम कॉटन की वजह से हो गई है, तो आपको दोबारा से गलती नहीं करनी। they risk being locked into corporate ecosystem, ठीक है, आप डिपेंडेंट हो जाओगे कॉर्पोरेट कंपनी पे। दिस हैज लेड टू द टर्म डिजिटल फ्यूडलिज्म, वेयर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ओन डेटा एनालिटिक्स। आप सब डिजिटल यूज कर रहे हो तो आप प्राइवेट कॉर्पोरेशन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। वाइल द जो फार्मर है, दे बिकम्स मेयर एंड यूजर ऑन देयर ओन लैंड। The question of data sovereignty, who owns the invaluable data from a farmer's soil or crop, वो अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े ग्रुप फार्मर का जितना भी टेक यूज करेंगे वो सारा डेटा यूज करेंगे और फिर फार्मर को ही निकाल के अपनी बड़ी लैंड कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर देंगे, is one of the most critical ethical question of our time. As historian Yuval Noah Harari wants, whoever owns the data owns the future. So the path forward therefore is, suggestion देने way forward के, is not about choosing between tradition and technology but about finding a middle path, जैसे बुद्धा ने बोला मध्यम मार्ग। This means seeking not just high tech but right tech solution that are appropriate, affordable, accessible। ये मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड्स कीवर्ड्स जैसे यूज करने हैं। It involves creating synergy between modern science and traditional ecological wisdom. The promotion of agroecological practices जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऐसी प्रैक्टिस को यूज करना है, which uses scientific principle यूज हो रहे हैं of soil microbiology is a prime example of such balanced approach। मीडियम पाथ लेना है। For technology to be a tool of empowerment, not exploitation, strong governance important है, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होकर तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होना ना, आपको पूरे गवर्नेंस रिफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एज दे कैन हेल्प टू डेमोक्रेटाइज द टेक्नोलॉजी बाय अलाउइंग स्मॉल फार्मर्स। आपको पता है ना एफपीओ क्या होते हैं, छोटे छोटे फार्मर मिलकर एक साथ आ जाते हैं, ठीक, तो वो टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर पाएंगे। स्मॉल फार्मर मिलकर कलेक्टिवली ओन एंड मैनेज हाई टेक एसेट्स। Government policy must act as a guide, steering innovation towards public good। Government policy important है। Scheme जैसे PM कुसुम, which promotes solar energy, is best example of technology और sustainability का कैसे example कर सकते हैं। गोबरधन स्कीम आप डाल सकते हो। A strong data protection bill must specifically safeguard the agriculture data, recognizing it as a strategic national asset। तो हमें डिजिटल जो बिल है प्रोटेक्शन वाला, उसको हमें चेंज करने की जरूरत है, जिससे फार्मर का जो डेटा है वो सेफ गार्ड हो पाए, राइट। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईसीएआर है और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, मस्ट बी एम्पावर्ड टू लीड द चार्ज इन डेवलपिंग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एंड स्प्रेडिंग डिजिटल लिटरेसी, आप इसमें किसान विकास केंद्र केवी के उसका भी यूज कर सकते हो फार्मर को लिटरेट करने में, न्यू टेक्नोलॉजी से अडेप्ट करवाने में। तो ये सारे सजेशन दे रहा हूँ। इंश्योरिंग दैट इनोवेशन रिमेन्स अ पब्लिक गुड नॉट अ प्राइवेट मोनोपोली, ठीक है, इनोवेशन में फार्मर का फायदा होना चाहिए। इन कंक्लूजन, छोटा सा कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लैब टू लैंड रेवोल्यूशन, कि आप इनोवेशन करो लैब में और उसको लैंड पे इंप्लीमेंट करो, पीएम मोदी का वर्ड है। टेक्नोलॉजी मस्ट बी अ टूल used with great care, not with a blunt force that harms our land. It should help transform our farmers from someone gambling on weather into a knowledgeable caretaker of soil, ठीक। सो ये rhetorical lines लिखनी है। Therefore, the true measure of success क्या है? It is not how advanced our drones are, ठीक है, but how freedom and wisdom the farmer who uses them have। तो सिर्फ आपको ये ऐसी पोएटिक लाइन पे एंड करना है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे आपकी सक्सेस एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी से डिसाइड नहीं होगी, वो होगी कि जो आपके फार्मर है, एग्रीकल्चर का कोर कौन है, हमारे अन्नदाता, ये वर्ड यूज कर सकते हो, पीएम मोदी ने बोला था अन्नदाता, उनका कितना फ्रीडम मिली और वो कितने वाइज हुए, उससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, हमारी नेशन की प्रोग्रेस डिसाइड होगी, हमारे अन्नदाता की प्रोग्रेस है। अशोक दलवाई कमेटी ने डबलिंग फार्म इनकम बोला है, ये आप अपने उसमें डालो, एग्जाम्पल में एसडीजी डालो। अल्टीमेटली द ग्रेटेस्ट इनोवेशन इज एन एम्पावर्ड फार्मर, वन हु कैन फीड अ नेशन while healing the earth। ऐसी मजेदार पोएटिक लाइन दो कि मजा आ जाए। कोई भी दोहे पोएम एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाल सकते हो कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हैप्पी सीडर मशीन डालो, क्वाइट कॉस्टली, बिल्कुल, ये आप उसमें नेगेटिव में डाल सकते हो इधर वाले पैराग्राफ में, ठीक है, ये जो नेगेटिव उसके हार्म क्या है टेक्नोलॉजी के। समझ आया सबको? रश्मि, सबरीन, आयुष,
यस सर। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या-क्या नुकसान हुए, क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी डेंजरस भी है अलग-अलग तरीके से। फिर मैंने बताया कि कुछ मिडल पाथ लेना पड़ेगा, जैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कुछ मिडल पाथ आपको लेना पड़ेगा। आपने अच्छी चीज बता दी, बुरी चीज बता दी, मिडल पाथ बता दिया। फिर आपने गवर्नमेंट के सोल्यूशन बताए कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है। फिर मैंने लास्ट रेटोरिकल लाइंस कंक्लूजन की लिखी कि फ्यूचर इंडिया, जो कंक्लूजन लिखोगे ना, वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि कैसे हमें होना है। हाँ सबरीन। सर वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगा था कि सर ये जो तकनीकी विकास नवाचार है और जो सतत विकास है, मतलब उसको अलग अलग पॉइंट्स में लिखना है। आपने मतलब पूरा एक में मिक्स कर दिया है सर। ये टॉपिक एक साथ अलग-अलग है। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, सस्टेनेबल, एक साथ अलग-अलग है। सर समझी? पढ़ के लगा था मुझे कि अलग अलग लिखने हैं, मतलब ऐसे का टॉपिक पूरा एक होता है। जैसे हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था विमेन वाला, इमेजिनेशन ऑफ न्यू विमेन हमने, तो हमने पूरा एक साथ लिखा था ना, जितने भी पॉइंट लिखे थे पॉलिटिकल, सोशल, कि विमेन, न्यू विमेन आ गई है, एक साथ लिख रहे थे ना। तो ये भी मतलब पूरा आपको एक साथ मानना है कि टेक्निकल इनोवेशन एग्रीकल्चर में आ रहा है, तो इसको कैसे सस्टेनेबल बनाना है। तो ये पूरा होलिस्टिक आर्गुमेंट है। तो पूरा पर्सपेक्टिव देना है टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्यों एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, पर इसके क्या-क्या नुकसान है, वो भी गिनाओ। फिर आप बताओ कि आपको मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, आपको स्मार्टली टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके सर। समझ आया? किसी को कुछ और डाउट? समझ गए सब? कुछ और पूछना है? किस-किस में बैंडविड्थ है थर्ड एसे को डिस्कस करने का? सबके किस-किस के माइंड खुले हैं? यस, नो? यस सर। यस सर। कर सकते हैं। कर सकते हैं? चलो अब थर्ड ऐसे डिस्कस करते हैं, ये कैसे लिखा है, इंटरेस्टिंगली कैसे लिख सकते हैं। विल स्टार्ट विद डिस्कशन ही। इंडिया की जो राइजिंग पॉपुलैरिटी है ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, आपको उसके बारे में लिखना है कि इंडिया की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे राइज हुई है। सो आपको ऐसे कैसा बनाना है, कोई एक मजेदार इमोशन, मुझे जिसका ऐसे जितना इमोशनल मिलेगा, कनेक्ट करेगा, जिसका ऐसे मुझे जितना इमेजिनेशन में डालेगा, मैं उस ऐसे को उतने ज्यादा मार्क्स दूंगा। इतना याद रखना आप लोग। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? जिसका ऐसे जितना मुझे इमोशनल करवाएगा, जितना मुझे इमेजिनेशन करवाएगा, और जितने ज्यादा डायमेंशन डालेगा, पर्सपेक्टिव डालेगा, जैसे मैंने लास्ट ऐसे में बताया था टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है, क्या सोल्यूशन है, जितने भी पर्सपेक्टिव डालेगा अलग अलग, उतने ज्यादा मैं आपको मार्क्स देने वाला हूँ। सो मेरे लिए दो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीन। इमोशनल होना चाहिए, ठीक है, इमोशनल होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए इमोशनल के साथ साथ, डायमेंशन अच्छे से होने चाहिए बहुत सारे, प्लस फ्लो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले कुछ लिख रहे हो, बाद में कुछ लिख रहे हो, बीच में कुछ आ गया। एक नेचुरल फ्लो आना चाहिए स्टोरी टेलिंग की तरफ। तो ऐसे में तीन क्या क्या इंग्रेडिएंट है तड़के, इमोशनल, मल्टी डायमेंशनल और फ्लो अच्छा होना चाहिए। तीन चीज, जिसकी ये तीन चीज परफेक्ट है, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दूंगा। चलो ये ऐसे डिस्कस करते हैं कि इंडिया की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कैसे राइज हो रही है। नॉट टू लॉन्ग अगो, मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, एनेक्डोट, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी। नॉट टू लॉन्ग अगो द वर्ल्ड व्यूड इंडिया थ्रू अ हेज ऑफ डेटेड क्लीशे। इंडिया को क्लीशे से देखते थे क्या, इंडिया को क्या बोलते थे, आप सबने सुना होगा, अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल गुरुज, अ नेशन ग्रैपलिंग विद एंडेमिक पॉवर्टी। की इंडिया ऐसा देश है जहां धोती, उसमें ऑरेंज धोती में पंडित घूमते रहते हैं, बहुत सारी पॉवर्टी है, जो सिर्फ गरीब है, जहां पर सांपों का देश है, लोग सांपों से वो खेलते हैं। टुडे द दैट परसेप्शन इज बीइंग डिसाइसिवली शैटर्ड। आज ये परसेप्शन खत्म हो गया है। क्यों? आपको मैं दिखा रहा हूँ राइजिंग पॉपुलैरिटी कैसे हो रही है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करना है, आप सीधे राइजिंग पॉपुलैरिटी पे मत डालना, मजा नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे रेटोरिकल होना चाहिए। तो राइजिंग पॉपुलैरिटी में दिखा रहा हूँ कि क्या इमेजिनेशन थी इंडिया के बारे में, क्या सोच थी पहले। गरीब देश है, स्नेक चार्मर्स का देश है, यही बोलते थे ना, स्नेक चार्मर का देश है, स्पिरिचुअल गुरुज का देश है, कुछ इकोनॉमिक वगैरह नहीं। टुडे दैट परसेप्शन इज बीइंग डिसाइसिवली शैटर्ड। ठीक है, फ्रॉम हाई टेबल्स ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी टू द बोर्ड रूम्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, हर जगह अ न्यू इंडिया इज असर्टिंग आवर प्रेजेंस। तो पोइटिक बताना है, दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ ओल्ड कंटेंट ऑन द साइडलाइन। अब हम पुराने इंडिया नहीं है जो साइड से बैठ के देखे। अब पीएम मोदी के अंदर हम फास्टर डेवलप करना चाहते हैं, एस्पिरेशनल इंडिया हो गए, बट अ कॉन्फिडेंट नेशन स्टेपिंग इनटू द लीडिंग रोल। वी आर बिकमिंग द विश्व, क्या बन रहे हैं, विश्व मित्र। विश्व गुरु। नहीं, विश्व गुरु गलत बात है, विश्व गुरु मत देना, लोग ऑफेंड हो जाएंगे। विश्व मित्र, ठीक है, हम विश्व मित्र बनने की उसमें कगार में। विश्व मित्र एस जयशंकर बोलते हैं, ठीक है, कुछ अलग डाल रहे हैं। हाँ पीयूष।
सर इसको बजाय कि इस टाइप के नैरेटिव फिक्स करने के, क्या हम G20 का जो इवेंट हुआ था उससे बिगिन कर सकते हैं, जो मतलब कि ऑलरेडी प्रैक्टिकल है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुके हैं, उस टाइप की चीजों से बिगिन करना ज्यादा रेलिवेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आईआर से रिलेटेड थोड़ा टॉप पॉइंट टॉपिक है। बिल्कुल डालो, पर उसमें आपको इंडिया का राइजिंग पॉपुलैरिटी दिखानी है। G20 से डालो, पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सटायर डालोगे ना तो स्टोरी इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली G20 डालोगे तो मुझे वो जीएस जैसा ही आंसर लगेगा, क्योंकि आप अगर वो डालोगे जीएस के आंसर में आईआर में भी आप G20 से ही स्टार्ट करते। तो मैंने भी ये रेटोरिकल डाला है, तो उस वजह से डाला है कि इंडिया को पहले स्नेक चार्मर पॉवर्टी का देश बोलते थे, पर अब हर जगह डिप्लोमेसी वगैरह में, या G20 फिर आप डाल सकते हो कि G20 का समिट इंडिया ने लीड किया था, वन ऑफ द सक्सेसफुल समिट था जिसमें अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप मिली थी, तो ये हमारी काफी सक्सेस की बात थी। तो जब मैंने दोनों चीज डाली ना, मजा किस में ज्यादा आया? सिर्फ G20 डालता या पूरा राइजिंग पॉपुलैरिटी दिखाता कि काम कहाँ थे और अब इंडिया का क्या परसेप्शन हुआ है, किसमें मजा ज्यादा है? ओके सर, सो दोनों को ऐड करने में है ना, उसमें आपने दिखाया ना पूरा यस कॉन्ट्रडिक्शन की भाव वाली चीज डाल दी, तो ऐसे डालना है। सर। ठीक है। एज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टर्म्ड इट, दिस इज इंडियाज अमृत काल। प्लीज ऐसी ऐसी चीजें भर के डालनी है। अमृत काल में हम रह रहे हैं, अ गोल्डन एरा ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया की जो राइजिंग पॉपुलैरिटी है वो मल्टी डायमेंशनल एक्सेंट है, हर एस्पेक्ट में हम ग्रो करें। पॉलिटिकल इकोनॉमी पावर्ड बाई पॉलिटिकल पोटेंट कॉकटेल ऑफ असर्टिव डिप्लोमेसी, हमारी इकोनॉमिक मसल पावर हो रही है, डिजिटल इनोवेशन कर रहे हैं, कल्चरल मैग्नेटिज्म, तो हम हर पर्सपेक्टिव की वजह से हम राइज कर रहे हैं। द मोस्ट वाइड विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन किस में आ रहा है? इंडिया के डिप्लोमेसी में। शेडिंग इट्स रिजिड नॉन अलाइंड स्टैंड, पहले हम नॉन अलाइंड थे, एक्टिविटी नहीं लेते थे, अलग रहते थे। इंडिया नाउ चैंपियन अप पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पहले नॉन अलाइंड थी, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत पैसिव थे, साइड से बस इंडिया पे अपने अंदर अंदर फोकस है, दुनिया में क्या चल रहा है मतलब नहीं। अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहे हैं कि हम किसी के ब्लॉक में नहीं जा रहे, इंडिया अपना खुद का डिसीजन खुद लेगा। हम अपनी, इसमें आप इसका रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जांपल डाल सकते हो कि इंडिया रशिया यूक्रेन की साइड नहीं है, दोनों से अलग तरीके से डील करता है। दिस न्यू एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड इज गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी के 5S। प्लीज ये वर्ड याद कर लेना, आपके आईआर में भी काम आएंगे। 5S का विजन है हमारी पॉलिसी का, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का। क्या है? सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। मजा आ जाएगा ये पढ़ के एग्जाम को। दिस फ्रेमवर्क, बिल्कुल वैक्सीन मैत्री, ये वाला एग्जांपल डालो, मजा आएगा, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं। दिस फ्रेमवर्क अलाउज इंडिया टू एंगेज इन संवाद विद राइवल ब्लॉक लाइक क्वाड, एससीओ। क्वाड में क्या है? यूएसए, ठीक, जबकि एससीओ में क्या है? चाइना और रशिया। ये दोनों वर्सेस कॉन्ट्रडिक्शन में रहते हैं, बट इंडिया की डिप्लोमेसी क्या है? इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कर रहा है, इंडिया दोनों साइड में रह रहा है। इंडिया जय का भी पार्ट है, ठीक है, और इंडिया आरआईसी का भी पार्ट है। जय मतलब जापान, यूएसए, जापान, अमेरिका, इंडिया, जय। और इंडिया आरआईसी का भी है, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ऐसी कोई कंट्री है जो दोनों ब्लॉक में साथ साथ वो कर रही है, कोऑपरेट कर पा रही है, दोनों वो ब्लॉक में रह पा रही है कोई कंट्री? सिर्फ ये इंडिया कर रहा है, ग्रेट पावर। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन एग्जांपल डालोगे ना, मजा आएगा डालने में। प्रमोट्स शांति विद फर्म डेक्लेरेशन लाइक दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पीएम मोदी का ये डायलॉग था, अगर ये डायलॉग डाल दोगे एग्जामिनर लिटरली बता रहा हूं आपको, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स देगा। ठीक है, पीएम मोदी ने बोला था, एंड फॉस्टर सहयोग थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल पार्टनरशिप से हम सहयोग कर रहे हैं, उसमें भी एग्जांपल दे सकते हो। पार्टनरशिप कैसे कि जैसे बहुत सारे कॉरिडोर हम बना रहे हैं, अशकाबाद एग्रीमेंट, IMC-TC कॉरिडोर, कोई भी आप ग्लोबल पार्टनरशिप डाल सकते हो। दिस न्यू वैक्सीन मेथड डाल सकते हो। दिस न्यू रोल एज अ ग्लोबल कंसेंसस बिल्डर, हमारी इमेज बन गई है सक्सेसफुल G20 प्रेसिडेंसी की, जो हमने 2023 में करी थी, मैंने यहाँ डाल दिया। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डीप जियोपॉलिटिकल जो फ्रैक्चर हो रहे हैं, इंडिया ने यूनानिमस न्यू लीडर डिक्लेरेशन कराया। इंडिया से पहले और इंडिया के बाद जो भी डिक्लेरेशन हुए उसमें कंसेंसस नहीं था, बट इंडिया ने करवाया। कोई कर सकता है इंडिया की राइजिंग पॉपुलैरिटी by championing inclusion of Africa Union as a permanent G20 member, ठीक, India powerfully positioned itself as the leader of global South, truly embodying its role as a Vishwamit और friend of the world। ऐसी rhetorical लाइन डालोगे कोई मार्क्स काट सकता है आपके? इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन है हमारा, वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड हाई सीज, जैसे कि हमारी पॉलिसी है सागा, सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। इंडिया ने अपने आप को पोजीशन किया एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन में जिसको जो दिक्कत है, इंडिया विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर हेल्प करने के लिए, जैसे इंडिया ने श्रीलंका की करी थी जब क्राइसिस आया था, मालदीव्स की करी है। थ्रू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग क्राइसिस, एक्टिव एंटी पायरेसी पेट्रोल, कैपेसिटी बिल्डिंग हम श्रीलंका, मालदीव्स में कर रहे हैं। इंडिया इज अंडर राइटिंग रीजनल स्टेबिलिटी, इंडिया मेंटेन कर रहा है और कमिट कर रहा है कि इंडिया रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर है।
दिस डिप्लोमेटिक हेफ्ट इज बिल्ड ऑन अ एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। ये आप इतनी अच्छी डिप्लोमेसी क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपका नेशन डेवलप कर रहा है। नहीं तो आपको लगता है कि बिना डेवलपमेंट के इंडिया अपने आप को असर्ट कर सकता है? कोई कंट्री नहीं कर सकती अगर इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है। कोई पार्टिसिपेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। Overtaking United Kingdom as the world's fifth largest economy, with S&P Global projecting it to be the third largest by 2030। ये डेटा करेक्ट कर लेना, हम ऑलरेडी थर्ड हो गए हैं, पर ये एक्चुअली ये नॉमिनल टर्म्स में, नॉमिनल टर्म्स में हम, नॉमिनल में आई थिंक हम 50 हैं अभी, ये थर्ड एक बार चेक कर लेना। India is what the IMF calls the bright spot in the gloomy global outlook। पॉलिसी इनिशिएटिव हमने लिए हैं जैसे PLI स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, ये एनकरेज कर रहा है एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में आए, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें और हम इंडिया ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन का पार्ट बने। परहैप्स मोस्ट यूनिक ड्राइवर ऑफ इंडिया ग्लोबल ब्रांड क्या है? हमारा जो राइज हुआ है डिजिटल पावर में, ठीक है। दिस इज व्हाट लीडर्स हैव टर्म्ड इंडियाज टेकेड। इंडिया हैज पायनियर्ड रेवोल्यूशनरी मॉडल फॉर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंडिया स्टैक, हमने इसमें काफी ज्यादा वो करा है। जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है वो क्राउन ज्यूल है रिवोल्यूशन में। मैंने क्या बताया? इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी में राइज है, पहले मैंने उसको बताया कि इकोनॉमिक की वजह से, फिर मैं इसमें बता रहा हूँ कि टेक की वजह से इंडिया का डिप्लोमेसी में हेल्प हो रही है। सो आप मल्टी डायमेंशनल लिखो कि हम टेक की वजह से राइज करें, आप रीजन तो दो कि इंडिया पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो इंडिया का जो यूपीआई है उसने काफी कंट्रीज में अडॉप्ट हो रहा है, फ्रांस में, सिंगापुर में। दिस स्टोरी ऑफ फ्रूगल इनोवेशन, सस्ती जुगाड़ जो इंडिया करता है, एक्सटेंड टू फाइनल फ्रंटियर, जैसे कि सॉफ्ट लैंडिंग। अब मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। चंद्रयान का जो मिशन था लूनर साउथ पोल में, वो सबसे बड़ा था, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में हमने एस्टेब्लिश कर दिया, जिससे पता चला इंडिया कितना जियोपॉलिटिकली पावरफुल है, कि इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस पावर कर सकता है। निसार सैटेलाइट जो हम यूएस के साथ कर रहे हैं, वो एग्जांपल डालो, ठीक है। फ्रांस के साथ, जापान के साथ हमने चंद्रयान 3 करा था, रशिया के साथ हम एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन कर रहे हैं, गगननॉट सेट कर रहे हैं, वो सारे एग्जांपल डालो। ऐसा कोई कंट्री कर रहा है? सिमिलरली इन द डिफेंस, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि फिलीपींस ने ले चुका है, इंडोनेशिया भी मांग रहा है, बिड करिए, ब्राजील भी मांग रहा है। सिग्नल्स इंडिया का जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर टू सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपोर्टर। कॉम्प्लीमेंटिंग दिस हार्ड पावर इज द क्वाइट परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। योगा का एग्जाम्पल लो कि इंडिया, अभी तक आपने बताया साइंस टेक, इधर मैं बता रहा हूँ इंडिया की कल्चरल सॉफ्ट पावर। योगा का एग्जांपल, ऑस्कर विनर था नाटू नाटू सॉन्ग, वो डालो, कितनी ग्लोबल अपील है। इंडिया का जो डायस्पोरा है, 30 मिलियन डायस्पोरा है, पीएम मोदी ने इसको लिविंग ब्रिज बोला है, फॉस्टरिंग गुडविल एंड कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। तो पीएम मोदी ने डायस्पोरा को क्या बोलते हैं? पीएम मोदी राष्ट्रदूत। राष्ट्रदूत। ये एग्जांपल डालो कि वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को राइज कौन कर रहा है, एक्चुअल में रोल कौन प्ले कर रहा है? राष्ट्रदूत। However, a critical analysis would incomplete without acknowledging challenges। अब देखो, आप challenges भी बताओ। मैंने क्या बताया था? जितने डायमेंशन डालोगे उतने पॉइंट डालूंगा। मैंने अलग अलग डायमेंशन डाल दिए, डायस्पोरा, टेक, साइंस, इकोनॉमिक, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों राइज करी, कितने सारे रीजन मैंने बता दिए। पर चैलेंजेस भी हैं, सारी अच्छी बातें तो है नहीं। चैलेंजेस क्या है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट कि इंडिया में इतनी इनइक्वालिटी है, हंगर इंडेक्स, ठीक है, जितने भी इंडेक्स हैं इंडिया सब में लैग कर रहा है, पासपोर्ट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फ्रीडम प्रेस इंडेक्स, सब में इंडिया लो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इंडिया की डेमोक्रेसी, बी डैम रिपोर्ट में इंडिया की डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोला जाता है। एक्सटर्नली हम जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप फेस कर रहे हैं, यूएस और चाइना से चैलेंज के फेस कर रहे हैं। यूएसए इंडिया में गलवान कर रहा है, चाइना गलवान कर रहा है, यूएसए 50% टैरिफ डाल रहा है, इंडिया का कौन फ्रेंड रह गया? ठीक, रशिया भी डिफेंस ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक। काफी सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, टू फ्रंट चैलेंजेस हैं। इंडिया में स्केलिंग और क्रिएटिंग जॉब बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप इंडिया में इंटरनली जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका कैसे फॉरेन पॉलिसी आप अचीव करोगे? इन कंक्लूजन, इंडिया की जो राइजिंग पॉपुलैरिटी है वो अनडिनाइबल टेक्टोनिक शिफ्ट है इंडिया के 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर में। द वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया विद अ सेंस ऑफ एडमिरेशन और एक्सपेक्टेशन। वर्ल्ड को इंडिया से एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और मॉडल है फ्रूगल इनोवेशन का। तो इंडिया क्या है? वर्ल्ड को थर्ड वे दिखाएगा। टू वे क्या है? फर्स्ट वे कैपिटलिज्म ब्लॉक हो गया, कम्युनिज्म ब्लॉक हो गया, इंडिया विल प्रेजेंट थर्ड वे, जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी को शांत कर सके, बीच का शांति का डिप्लोमेसी का पाथ दिखा सके। जो जर्नी है कि वो लॉन्ग है बट पाथ इज स्टीप, जो ट्रेजेक्टरी है वो क्लियर है, हम कर सकते हैं। इंडिया का मूवमेंट ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज अराइव्ड नॉट मेयरली टू फाइंड इट्स प्लेस इन द ग्लोबल ऑर्डर बट टू बी द वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू। ठीक है, अब जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर शेप होगा उसमें इंडिया डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहिए, टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू। पहले हम सिर्फ एक बाई स्टैंडर्ड थे, अब हम शेपर हैं ऑफ द ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
समझ आया? कैसा लगा ऐसे? सही। यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक है, जितने आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना धीरे-धीरे, तो अब आपको समझ आएगा। अभी